हेलो मनी नाइन। नमस्कार, हेलो मनी नाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज रफ्तार तो है, लेकिन रफ्तार कुछ अलग तरह से है। रफ्तार इस तरह की है कि आज रिलायंस एक तरफा तेजी दिखा रहा है और अकेला बाजार को संभाल रहा है हैवी वेट में। और दूसरी तरफ अगर आप बाजार को देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी पार्टिसिपेशन थोड़ा बड़ा है। एडवांस डिक्लाइन करीब करीब एडवांसेस के फेवर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जो पहले स्थिति थी फर्स्ट हाफ में उसके कंपैरिजन में एडवांसेस सिचुएशन पहले से बेटर हुई है। तो पहले तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको रिलायंस ही दिखाई पड़ेगा जो कि एक तरफा दम भर रहा है बाजार में। निफ्टी करीब करीब 1.5% ऊपर है, 300 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है और इन 300 अंकों की तेजी में अकेला 125 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है। फिर बारी आती है सेंसेक्स की, करीब 1072 अंकों की तेजी यहां पर है। निफ्टी बैंक 887 अंक ऊपर है, 1.5% का उछाल यहां पर। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स भी रफली 1% की बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन 1500 शेयर तेजी में है, 952 शेयरों में सो फार बिकवाली देखने को मिल रही है। तो इस तरह की स्थितियों में मार्केट कामकाज कर रहा है। आज फार्मा का दिन है, एनर्जी का दिन है और पीएसयू बैंक का दिन है जहां पर खरीदारी है। ब्रॉडर सेक्टर में आज डिफेंस थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक और जानकार मौजूद हैं जो कि हम जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ ही साथ उनसे हम बातचीत करने वाले हैं खास तौर से कि किस तरह से मार्केट्स को रीड किया जाए और किस तरह की सिचुएशंस मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। और आमतौर पे हम मार्केट्स पे जब बातचीत करते हैं तो हमारे साथ रोज़ पुराने गेस्ट होते हैं, लेकिन आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक नए गेस्ट मौजूद हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, और साथ साथ उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर सर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूंगा क्योंकि बाजार में आज खरीदारी है रिलायंस के दम पर और पीएसयू बैंक्स के दम पर, लेकिन अदरवाइज आप मार्केट्स को कैसे रीड कर रहे हो? प्रदीप जी शायद संपर्क टूट गया है। चले जरा गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, कहाँ पर आज खरीदारी है, कहाँ पर बिकवाली है। तो आज पहले निफ्टी के टॉप गेनर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। रिलायंस से आज तेजी है, पूरा रिलायंस ही एक तरफा तेजी मार्केट में दिखा रहा है। देन कम्स बीईएल, सन फार्मा और जेएसडब्ल्यू स्टील जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बिकवाली वाली साइड पर अगर कुछ नामों की बात की जाए तो आज बिकवाली है श्रीराम फाइनेंस में, इटर्नल में यानी कि जोमैटो में, बजाज फाइनेंस में और एचसीएल टेक में। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस लगातार दूसरा दिन रादर तीसरा दिन जबकि बिकवाली देखने को मिल रही है और एचसीएल टेक में भी आज थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज मिड कैप में जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें पहला नाम है कोचिन शिपयार्ड का, भारत डायनेमिक्स का, मैसगांव डॉक का और लुपिन का, जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड की अगर बात किया तो आज बिकवाली जिन शेयरों में उसमें मोतीलाल ओसवाल है, एम्फेसिस है, एल&टी फाइनेंस है और एम&एम फाइनेंस है जहां पर बिकवाली। तो पूरा एनबीएफसी स्पेस जैसे श्रीराम फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आज स्मॉल कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें गार्डन रीच है, डेटा पैटर्न है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है और महानगर गैस है जहां पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। और बिकवाली वाली साइड पर आज जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है उसमें कुछ नामों की अगर बात किया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर स्मॉल कैप में जहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है वो है तेजस नेटवर्क। खराब नंबर्स, खराब ऑर्डर बुक, खराब आउटलुक, उसका इम्पैक्ट आरके फोर्जिंग जहां पर कंपनी की एक इन्वेंट्रीज को लेकर डिस्क्रिपेंसी मिली है, 10% के आसपास का डिस्क्रिपेंसी, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। 5 स्टार फाइनेंस और डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ नाम जहां पर आज खरीदारी या बिकवाली देखने को मिल रही है। अब प्रदीप जी से बातचीत कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं मार्केट्स को लेकर। प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक व्यू चाहूंगा कि बाजार में आप किस तरह से अभी अपनी पोजीशंस को देख रहे हैं, खास तौर से जब एक तरफा सपोर्ट है रिलायंस का और पीएसयू बैंक का। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद प्रदीप जी संपर्क आज हो नहीं पा रहा है, दोबारा इनसे संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। जरा वापस आते हैं मार्केट से कुछ की डेटा के ऊपर। खास तौर से पहले एफआईआई की खरीदारी 2952 करोड़ रुपए के आसपास की देखने को मिली है लास्ट सत्र में, और रफली ये 10वां सत्र है, इनफैक्ट 8वां सत्र है जबकि एफआईआई की तरफ से खरीदारी है। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हो क्या? हाँ जी सर। ये नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार सर। प्रदीप जी पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूंगा क्योंकि आज बाजार में खरीदारी तो है और खरीदारी का जो पूरा दारोमदार है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और पीएसयू बैंक्स पर।
आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में, निफ्टी बैंक में? डेफिनेटली सर, देखिए मार्केट तो बहुत से नीचे था, उसके बाद हमने देखा मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया। तो बेसिकली अभी 24,330 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा कि 23,800 के आसपास एक सपोर्ट था, वहां से मार्केट अभी बाउंस बैक कर चुका है। तो मुझे लगता है ये जो रैली अभी चल रहा है मार्केट में, ये कंटिन्यू रहेंगे और 24,800 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज मुझे नहीं लगता है कमिंग डेज में, क्योंकि जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के न्यूज थे एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग लाइक ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। और जब तक मार्केट में ऐसा कुछ भी चीज जो अनप्रेडिक्टेड है नहीं आता है कुछ, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा है। ओके, तो प्रदीप सर, निफ्टी बैंक को लेकर व्यू क्या है? क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली सिचुएशन पीएसयू बैंक की स्ट्रेंथ में है, प्राइवेट बैंक बैकफुट पर है, वहां आप क्या रीड कर रहे हो? देखिए निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे कि कंपेयर टू निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। क्योंकि इस केस में क्या है, देखिए अभी 55,480 के अराउंड ट्रेड हो रहा है बैंक निफ्टी। तो अभी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक आप देखेंगे ऑल टाइम नियर से हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो मैं बैंक निफ्टी को ज्यादा पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि जो आरबीआई का रेट कार्ड भी हुआ था 25 बेसिस पॉइंट पे लास्ट टाइम, उसके बाद अब देखिए कंटिन्यूअसली जो जैसे ही मार्केट में एक बेसिकली रेपो रेट स्टार्ट होता है, उस टाइम पे बाद में 2 से 3 4 महीना 6 महीना बाद लिक्विडिटी बूस्टिंग होता है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी बहुत नीचे आया था और बहुत टाइम से एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक चला नहीं था। तो कंपेयर टू निफ्टी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी से हाई पोटेंशियल है। अभी 55,450 के अराउंड ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा नियर टर्म में एटलीस्ट ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको बैंकिंग साइड पर दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली, अगर आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो। चलिए अब जरा प्रदीप सर से सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू किया जाए, दर्शकों के सवालों को भी हम शामिल करें, लेकिन उससे पहले अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, प्रदीप सर से कोई भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आपको तरीका ऑन स्क्रीन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप व्हाट्सएप के जरिए यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यानी कि आप व्हाट्सएप नंबर 9311121874 इस व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज सकते हैं। साथ साथ money9query@tv9.com पर अपना ईमेल कर सकते हैं, और इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी अगले 1 से 1.5 घंटे तक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। पहला सवाल जो आया है वो है अभिषेक अदानिया साहब का, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर 28 शेयर है और 1244 रुपये के दाम पर खरीदारी है। प्रदीप सर, क्या राय रखते हो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे? आज का स्टार परफॉर्मर है और वापस बहुत समय बाद उठा है, अब क्या करें? प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, शायद संपर्क टूट रहा है इनका बार बार, आगे भी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आज चला है क्योंकि नंबर्स आए हैं और नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक बारी नंबर्स भी अगर रेडी हैं डॉक्टर साहब तो स्क्रीन पर लेकर आइए। नंबर्स के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस क्वार्टर के अंदर जो मुनाफे का नंबर दिया है उसमें करीब करीब 18,540 करोड़ से बढ़ के 19,407 करोड़ रुपए ये मुनाफे का नंबर आया है। 17,832 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर ये नंबर है। आय फ्रंट पर करीब 2,61,000 करोड़ का एक आय का नंबर आया है, जो अनुमान था 2,37,000 करोड़ रुपए का, यानी कि उससे भी अनुमान से बेटर बीट है यहाँ पर भी। और इबिटा फ्रंट पर भी करीब 42,742 करोड़ रुपए के आसपास का एक अनुमान था और करीब 43,832 करोड़ रुपए का एक इबिटा का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। सो अनुमान एबिटा से अभी अनुमान से बेटर के साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इसके अलावा अगर कुछ और इंटरनल डिटेल्स की बात किया तो मार्जिन फ्रंट पर भी मार्जिन घटा ज़रूर है, करीब 16.8% के आसपास के मार्जिन आए, जो बाजार अनुमान लगा रहा था करीब 18% के आसपास आने का, लेकिन 18.2% से घटकर आया है। और एनसीडीज़ करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास के एनसीडीज़ के जरिए रकम जुटाने की योजना है। 5.5 रुपये पर शेयर के आसपास का एक डिविडेंड कंपनी ने घोषित भी किया है। प्रदीप सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या राय आपकी इसके ऊपर? First of all, sir, am I audible right now? Completely audible, sir. प्रदीप सर, देखिए रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव भी होने वाला है। Am I audible, sir? Yes, sir. You are audible, but with some flickering. आपका इंटरनेट इश्यूज आ रहा है। Okay. देखिए अभी जो मेरा थोड़ा इशू हो रहा है जी,
आप कंटिन्यू करिए सर अपनी बात को। प्रदीप सर, आप सुन पा रहे हो? चलिए, फिर से शायद उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब करीब 1366 रुपए के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक है, और पुल बैक की वजह भी कंपनी की अर्निंग्स है, प्लस एक अच्छी वैल्यू है। एक बहुत लंबे अंतराल से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक डीप वैल्यू के अंदर कामकाज कर रहा है। करीब 26 साढ़े 26 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वो भी आज की 5% की तेज़ी के बाद। अदरवाइज ये स्टॉक करीब करीब 22 से 23 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा था। 18.5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप कंपनी ने आज अचीव की है। 1115 1120 के आसपास के लोज हाल ही में इस कंपनी ने हिट किए थे, और वहाँ से रफली अब 1366 के आसपास पहुँच चुके हैं। यानी करीब करीब निचले स्तर से 200 से 250 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। सो लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक है। नंबर्स के लिहाज से इनफैक्ट जिस तरह का इसमें कम बैक है, एक बहुत 10 साल के बाद रिलायंस ने लास्ट ईयर में एक ऐसा साल निकाला था जबकि नेगेटिव रिटर्न दिया था। अब इस साल देखते हैं किस तरह के रिटर्न आते हैं, लेकिन सो फार जो कंपनी की सिचुएशन है वो नंबर्स के लिहाज से अनुमान से बेटर है। हालांकि जीडीआर में करीब 1.5% के आसपास का ड्रॉप था, लेकिन अदरवाइज स्टॉक में एक रिएक्शन अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ा। और इन नंबर्स के बाद जो ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस थे, उन्होंने भी इसको एक लेकर एक पॉजिटिव ही यहाँ पर व्यू रखा था। CLSA के 1650 के टारगेट थे, और नमूरा एंड ऑल के भी इसी तरह के टारगेट थे। प्रदीप सर, आपसे वैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए फ़ोन पे ही आप हमारे साथ रहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर आपकी राय क्या सर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी सर, क्योंकि आज थोड़ा इंटरनेट का इश्यू चल रहा है। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर बेसिकली अभी 1360 के ऊपर आया है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है रिलायंस इंडस्ट्री में, वो है 1320 के ऊपर। और रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर भी हमने मनी 9 पे बहुत पहले भी व्यू दिया था, ऑलमोस्ट उस टाइम पे 1200 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। तो मुझे लगता है ये जो एक ब्रेकडाउन आया था 1400 के नीचे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जल्दी टारगेट आने वाला है 1395, और एक बार अगर 1395 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में एक बार बहुत जल्दी हमको 1450 से 1500 के तरफ देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। तो आगे 1300-1350 रुपए के आसपास ऑलरेडी स्टॉक चल भी रहा है। सो इनफैक्ट हो सकता है यहाँ पे एक अच्छे अपसाइड्स और खुलते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा एक सवाल आया है अंबर सिंघा साहब का। ये पूछ रहे हैं कि NBFC सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। L&T फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, M&M फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, कोई नाम जो आपको सही लग रहा हो? देखिए सर, ये सारे स्टॉक से मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस एक स्टॉक होगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि आप देखिए बजाज फाइनेंस का जो अगर वीकली अगर चार्ट हम देखते हैं, केस में जो ब्रेक इवन चल रहा था बहुत टाइम से, कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट 8500 8400 के जोन पे। तो ऑलमोस्ट लास्ट 2.5 साल 3 साल के बाद एक बार ब्रेकआउट आया है बजाज फाइनेंस से। तो मुझे लगता है कि अगर उनके पास एक बार मिनिमम 6 से 8 महीने का व्यू होना सर, तो मुझे लगता है बजाज फाइनेंस करंट लेवल पे बाइंग हो सकता है। और इस केस में मैं यहाँ से फ्रेश 20 से 25% आप मूवमेंट देखता हूँ बजाज फाइनेंस को लेकर। ओके, तो 20 से 25% का मूव यहाँ आ सकता है। वैसे भी बजाज फाइनेंस में गोइंग फॉरवर्ड एक एडजस्टमेंट, कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट पेंडिंग है, सो उसके लिहाज से भी आप इसके ऊपर अदरवाइज नजर रखिएगा। रेनू सिंघल जी पूछ रही हैं कि आयरेडा में क्या करना चाहिए। इनकी बाइंग प्राइस 224 रुपए के आसपास है, 80 शेयर हैं, और कुछ दिन पहले नंबर्स भी आए थे, नंबर्स पे रिएक्शन भी था। अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए सर, यहाँ पे अभी 168 के आसपास ट्रेड हो रहा है, एंड मुझे लगता है कि ऑलरेडी नीचे जो बॉटम था ना वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। एंड ये बॉटम कंप्लीट होने के बाद अभी एक फ्रेश बाउंस बैक आना बाकी है। जैसे कि आपको भी पता है मार्केट पे एक तरफा चलेगा नहीं, तो अभी जो एक मोमेंटम चल रहा है, जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। अगर फ्रेश भी उनका बाइंग करने का कुछ प्लान है तो इस लेवल पे फ्रेश भी रिकमेंडेशन मेरा रहेगा। कमिंग फ्यूचर में बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इनफैक्ट ओवरऑल सेक्टर वाइज एक करेक्शन आया है, तो इसलिए नीचे आया था। तो अभी आप फिलहाल तो बने रहिए एंड रिव्यू द सिचुएशन। इसके अलावा एक सवाल आया है BEL को लेके। करीब करीब इनके 126% प्रॉफिट है अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में। 135 रुपए के दाम पे इन्होंने शेयर खरीदे थे। आज वैसे भी डिफेंस में खरीदारी है। सो आप क्या सजेस्ट करोगे कि आप अपना कैपिटल लेकर निकल जाएं, बने रहें, क्या करें? देखिए, मुझे जो लगता है सर पर्टिकुलर इस काउंटर को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे डिफेंस काउंटर जो भी है, डिफेंस काउंटर के अंदर
बेल एक ऐसा स्टॉक है यहाँ पे बहुत टाइम से एक बाइंग ऑलरेडी लास्ट 3 से 4 साल में कंटिन्यू हुआ है और अभी जो 300 के ऊपर से ट्रेड चल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 340 का और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 380 का। और क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम भी चल रहा है, आपको पता है कि जो जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम चल रहा है, तो जितने भी ज्यादा ये चीज और चलेंगे, मुझे लगता है कमिंग डेज में डिफेंस सेक्टर और इसमें बेल बहुत ही लंबे रेस का घोड़ा होने वाला है और फंडामेंटल टेक्निकल दोनों लेवल भी बहुत अच्छा है। तो BEL आप बने रहिए, फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल वैसे ही बेटर हैं और जैसे जैसे टेंशन एस्केलेट होती हैं हो सकता है डिफेंस में थोड़ी और जो सिचुएशन है बढ़ते हुए दिखाई पड़े। एक सवाल है सर, NRB बियरिंग को लेकर 350 शेयर हैं, 270 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इसमें हाल में ही एक दोनों फैमिलीज के डिस्प्यूट रिजॉल्व हुए हैं जिसके चलते इनकी शेयर होल्डिंग में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, कुछ प्लेज भी है और कुछ अदरवाइज खरीद फरोख्त भी हुई है। आप क्या राय रखते हो NRB बियरिंग को लेके? देखिए सर, रिसेंटली में एक ब्रेकडाउन आया था, तो ब्रेकडाउन के बाद एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ और 200 वीकली जो एक सपोर्ट था मूविंग एवरेज का 212 के आसपास था, तो वहां से फिर से बाउंस बैक करते करते भी ऊपर आ रहा है। 235 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही 235 क्रॉस करेगा उसके बाद ही यहाँ पे कुछ मोमेंटम आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिलहाल ये जो बॉटम हुआ है कंफर्म हुआ है कि नहीं, इसके लिए भी हमें एक बार मंथली बेसिस पे वेट करना पड़ेगा और फंडामेंटल भी डेटा उतना स्ट्रांग नहीं, तो मुझे लगता है जिनके पास है आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 212 का, तो 212 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। तो 212 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और अपनी पोजीशन में बने रहिए। 235 निकलने के बाद यहाँ पर हो सकता है और ज़्यादा तेज़ी फर्दर एग्रीवेट होते हुए दिखाई पड़े, तो बेटर यही है कि अभी तो आप बने रहिए, 212 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। इसके अलावा एक के पुरवाल साहब का सवाल आया है, ये RBL बैंक के ऊपर आपकी राय जानना चाहते हैं और आज शॉर्ट कवरिंग भी है RBL बैंक में नंबर्स के बाद। नंबर्स तो बहुत ही ख़राब थे लेकिन शेयर में रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर है, आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, RBL बैंक पे 200 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है और आज तो सर 11% के आसपास भी एक पॉजिटिव मूवमेंट भी आया है। मुझे लगता है ये जो मूव है ये फॉलो अप बाइंग यहाँ पे रहना चाहिए और 220 तक ये कंटिन्यू होगा। तो 220 222 पे एक रेजिस्टेंस है, तो अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू है तो 220 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 220 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको एक बार 250 से लेके 2 आते हुए दिखेंगे। तो अभी तो आप बने रहिए, 220 इन केस निकल जाए तो ज़्यादा तेज़ी और एग्रीवेट हो सकती है, सो बेटर के लिए बने रहना ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा सुरेंद्र कुमार घुमन साहब का सवाल है, इनके पास SBI के शेयर हैं, 755 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है और ये बहुत समय से चला नहीं, अब थोड़ा थोड़ा पिकअप आना शुरू हुआ है, आप क्या करना चाहोगे इसमें? देखिए, स्टेट बैंक एशिया में नंबर 1 बैंक 80-20 के आसपास ट्रेड हो रहा है और लगातार आप देखेंगे कि लास्ट 5 साल 10 साल में सर इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। तो अभी बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी था, तो कुछ दिन पहले जो मार्केट नीचे आया था, अभी 820 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक बार 840 से लेके 850 तक आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रेश बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है मार्केट इतना भी जल्दी नहीं भागेगा। हाँ, फिलहाल वो तो सही है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अगर एक बार आपको यहाँ से मिनिमम 30 से 40 रुपीज कभी भी डाउन मिलता है तो उस केस में आप फ्रेश बाइंग कीजिए और जिनके पास है आप होल्ड करके रखिए। नो डाउट PSU में नंबर 1 बैंक है, होल्ड करना चला रहेगा। तो बने रहना ज़्यादा बेहतर, वैसे भी ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको आप ट्रेडिंग के लिहाज से ना देखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन बने रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक सवाल हमारे रेगुलर दर्शक साईं प्रवीण साहब की तरफ से आया है, इन्होंने टाटा टेक को लेकर एक सवाल पूछा। प्रदीप सर, नंबर्स आए हैं टाटा टेक के, नंबर्स तो YOY Q-on-Q दोनों ही आधार पर फ्लैट थे, लेकिन क्योंकि बाजार ऑलरेडी बहुत हद तक बिकवाली दिखा चुका है, सो आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें अब? देखिए, टाटा टेक IPO के बाद आप देखेंगे कि लगातार डाउन ही हुआ है और इन्वेस्टर को एक्चुअल में पैसा बना के नहीं दिया है। तो पैसा बना के नहीं दिया है, इसलिए अभी ना मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं रहेगा फ्रेश। और देखिए, बहुत टाइम से नीचे आ रहा है टाटा टेक और अभी तो देखिए नीचे बॉटम बनाया और मेरा ना जैसे ही सर कोई नया IPO वाला स्टॉक आता है, मेरा एक IPO हाई स्ट्रैटेजी करके स्ट्रैटेजी रहता है, मैं वहाँ पे ज्यादा फोकस करता हूँ। तो एक बार वेट करना बेटर रहेगा क्योंकि रिजल्ट तो अच्छा है लेकिन अभी भी 700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ पे पहले जो IPO हाई था उसके बाद अब एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा। फ्रेश खरीदारी का कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं करूंगा अभी।
नहीं तो आपके आईपीओ हाई स्ट्रेटेजी क्या है प्रदीप जी? सर आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी मतलब अगर कोई भी स्टॉक आईपीओ दिन का जो हाई है, अगर उस आईपीओ हाई के बाद सरवाइव कर रहा है तो देन मैं उसमें बुलिश रहूंगा। अदरवाइज क्या होता है, मान लो आप दुबई जाना चाहते हो, तो अगर हम नियर मुंबई एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंच पाएंगे तो हम तो दुबई नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो ऐसे ही सर आईपीओ डे का जो हाई था वो हाई अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो उस केस में जो स्टॉक है मल्टीबैगर हो ही नहीं सकता। तो इस केस में मैं थोड़ा एक बार वेट करूंगा, क्योंकि जैसे ही आईपीओ आया था ना उस टाइम पे मैंने बता दिया था कि स्टॉक पे अभी बाई नहीं करना है, और 1150 के आसपास हमने एग्जिट भी करा दिया था उस टाइम पे। उसके बाद तो स्टॉक आधा हो गया हुआ सर। तो प्रदीप सर, अगर कोई स्टॉक हाई बनाकर, मान लीजिए किसी ने आप आईपीओ का हाई बना दिया, ब्रीच कर दिया और चल पड़ा, और उसके बाद कुछ सालों बाद वो हाई तोड़ के वापस नीचे आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर डेफिनेटली हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, और ये डिपेंड करेंगे सर फंडामेंटल के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, वैल्यूएशन के ऊपर। जैसे कि अगर मैं सर टाटा टेक्नोलॉजी की मैं बात बोलूं अभी फिलहाल, तो इसमें डेफिनेटली टॉप टू बॉटम हम देखेंगे तो डाउन तो हुआ है, लेकिन बॉटम में भी अच्छा खासा अभी रैली आ रहा है, लेकिन एक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो अगर कोई स्टॉक, जैसे कि आप बोल रहे कि कोई भी स्टॉक जो अपना ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद फिर से नीचे आ रहा है, उस केस में हमें स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। चलिए, तो ये रणनीति खास तौर से रखी गई है उस तरह के निवेशकों के लिए जिससे आईपीओ का हाई नहीं ब्रीच किया, उनसे आप थोड़ा दूर रहिए। अच्छी स्ट्रेटजी, कभी इसके ऊपर आराम से आपसे चर्चा करेंगे। विकास चौहान साहब पूछ रहे हैं कि अदानी विल्मर का क्या करना चाहिए? इनके पास 284 रुपये के दाम पर है, आज थोड़ा बहुत चला भी है शेयर, अभी क्या करें इसमें? देखिए, अदानी ग्रुप का अलग स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अदानी विल्मर एक ऐसा काउंटर है इंटर अदानी ग्रुप में जिन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा को बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। और मुझे लगता है कि आप अदानी का कोई भी XYZ कोई भी कंपनी में रही, अदानी पावर रही, अदानी ग्रीन पे रही, अदानी एनर्जी पे रही, अदानी पोर्ट पे रही है, लेकिन अदानी विल्मर ने पैसा बना के नहीं दिया है, और इसका जो है फंडामेंटल भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। और जो भी न्यूज के चलते जो भी कारण है, अभी बाउंस बैक आया है, हर एक बाउंस में हमें इसको सेल करके जाना है। तो प्रदीप सर, एक बात बताओ, अदानी विल्मर भी वही स्टॉक है, 381 रुपये का इसका ओपनिंग का हाई था, मतलब आईपीओ का जिस दिन खुला था ये आईपीओ 381 रुपये 380 रुपये था। आज भी ये 300 रुपये नहीं पहुंच पाया, स्ट्रगल नहीं कर पाया, हालांकि इसने 800 रुपये भी दिखाए हैं, लेकिन अब इसमें क्या करें? देखिए, बेसिकली इसका फंडामेंटल देखेंगे ना सर, फंडामेंटल बहुत ही खराब हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि जैसे ही अपना हाई तोड़ा था उसके बाद नीचे आ गया था, और देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो 400 के आसपास के, उसके बाद जो एकदम हाई के ऊपर आया था ऑलमोस्ट 630 के ऊपर, उसके बाद लगातार ना 3 से 4 साल में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है। और आप अगर यहाँ पे देखेंगे मंथली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, सब नेगेटिव ही है। तो इसीलिए ना मुझे एक्चुअल में अदानी विल्मर पसंद नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मनीष गुप्ता जी का एक सवाल आया है श्रीराम फाइनेंस को लेकर, ये नई एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, 2-4 दिन में काफी करेक्ट भी हुआ श्रीराम फाइनेंस नंबर्स के बाद, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, श्रीराम फाइनेंस जो सर बेसिकली है, मुझे एक्चुअल फंडामेंटल पे अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम देखेंगे कि लास्ट जो बहुत टाइम से भी नीचे आया था, तो उसके बाद भी ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो एक बार वेट कर जाइए ब्रेकआउट का जोन है अभी इमीडिएट लेवल पे, एक बार 650 क्रॉस करेगा तो उसके बाद ब्रेकआउट आएगा। तो फिलहाल अभी कुछ एंट्री नहीं लेना है यार। तो अभी नहीं, थोड़ा सा आप और समय दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। सोनी कुमारी जी हमारे रेगुलर दर्शक हैं, रेगुलर दर्शक भी हैं, इनके पास टेक्समैको इंफ्रा के शेयर हैं करीब 100 रुपये के दाम पर, और टेक्समैको रेल के शेयर भी हैं 135 रुपये के दाम पे। रेलवेज में पिछले साल एक ड्रीम रन रहा, अब क्या करा जाए? देखिए, टेक्समैको रेल पे सर मुझे लगता है कि अभी 142 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ना सर फंडामेंटल पे अगर रेल पे देखेंगे और भी अदर काउंटर है तो वहाँ पे एक बार फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे सर अभी अगर जिनके पास है उनको होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 125 एक लास्ट टाइम बेस बनाया, तो मुझे लगता है वो तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर आप अगस्त 2023 भी देखेंगे, वहाँ पे भी एक बार 120 के 122 के आसपास एक सपोर्ट था। तो मुझे लगता है कि 120 ये बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना चाहिए। तो आप 125 का एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। और मैं प्रदीप सर, ये टेक्समैको रेल, इसमें क्या करें? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ सर।
प्रदीप जी, टेक्समैको रेल। चलिए, शायद फिर से इनसे संपर्क टूट गया, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश सर करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं ऑडिबल? प्रदीप जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस 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 सर। तो टेक्समैको रेल को लेकर क्या राय है आपकी? देखिए टैक्स बैक और रेल सर, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, लाउड एंड क्लियर सर। ओके। सो बेसिकली देखिए टेक्समा को रेल को लेके 142, मैं उसको लेके अभी बात किया, 142 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा देखिए बड़े कंपनी नहीं है, 5600 करोड़ के आसपास कंपनी है, नीट प्रॉफिट 250 करोड़ के आसपास कंपनी है। तो मुझे लगता है एक बार हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना चाहिए, और भी अदर्स काउंटर है रेलवे में, वहां पे फोकस करना चाहिए। ओके। एक भारत प्रजापति साहब का सवाल आया है, इनके पास SJVN के शेयर हैं, करीब 1000 शेयर हैं 90 रुपए के दाम पर। 12 महीने इनका नजरिया है, करना क्या चाहिए इन्हें? देखिए नीचे से एक बेस बनाया है SGPN में, और इसका भी अगर अगर हम नीट प्रॉफिट देखेंगे, 1000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया लास्ट ईयर में, और 38,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। नो डाउट कंपनी तो एक बॉटम बनाया, लोअर लेवल से अभी हाई भी ऊपर आ रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना है, वो है 89 के आसपास। तो एक 89 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, एंड यहाँ पे कंटिन्यू आप होल्ड कीजिए। तो 89 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप कंटिन्यूसली होल्ड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा सर, जोमैटो पर, यानी कि जो भी हाल में ही नाम चेंज हुआ इटर्नल में, 275 रुपये के दाम पे खरीदारी है रेनू जी की। आप क्या राय रखते हो जोमैटो को लेके? देखिए मुझे सर जोमेटो लगता है पर्टिकुलर, देखिए जब आईपीओ आया था, सेम देखिए आईपीओ आने के बाद यहाँ पे नीचे आ गया था, उसके बाद राकेश झुनझुनवाला सर का आप स्टेटमेंट सुनेंगे, उन्होंने भी बताया था कि जोमेटो कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि जोमेटो ऑलमोस्ट 70 रुपये के आसपास भी गिर के आ गया था। तो उस टाइम के बाद जैसे बाउंस बैक हुआ, उस बाउंस बैक के बाद हमने देखा सीधा 300 तक आ गया था। सो अभी एक मार्केट के करेक्शन बोलो, रिसेंटली कुछ फंडामेंटल पे प्रॉफिटेबिलिटी भी बुक वैल्यू में कम हुआ था इन लोगों का, इसीलिए अभी लास्ट ईयर में 600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट किया है, 2,20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है 200 के नीचे बहुत खराब होता, लेकिन 200 के नीचे नहीं गया, 200 के ऊपर सरवाइव कर गया। सो जिनके पास है उनको डेफिनेटली होल्ड करना है, और जी एक प्रदीप बार जी। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 250 जैसे ही क्रॉस करेगा, 270 280 बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो एक बार होल्ड करके जाना है जोमेटो को। तो आप अभी तो फिलहाल बने रहिए, और 270 280 तक के जोन्स भी शायद यहाँ पे खुलते हुए वापस दिखाई पड़ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष जी मौजूद है वाराणसी से। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मनीष जी, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर। सर मेरा GRST पे सवाल है। आपने खरीद रखा है, GRST खरीदना पे चाहते मैंने, हैं? हाँ नहीं खरीद रखा है सर मैंने। ओके, किस भाव पे? मैंने 2080 के भाव पे सर 20 स्टॉक खरीद रखे हैं। ठीक है, और कितना तो समय सर आप मैं इसे ये दे सकते हो जानना मनीष जी? सर मैं 3 महीने दे सकता हूँ। 3 महीने, ओके। जी सर। तो प्रदीप सर, क्या 3 महीने में, अच्छा एक बात बताइए मनीष जी, आप इसमें क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, कितना % रिटर्न? सर रिटर्न नहीं, मैं तो अपना कैपिटल ही चाहता हूँ। तो आपने खरीदारी की कब थी मनीष जी इसमें? सर मैं ये सितंबर अक्टूबर में, वही जो एक बूम चल रहा था मार्केट में, उसके पहले ही मैंने ले रखा था। तो मैंने एवरेज करके थोड़ा और डाउन किया था। तो सितंबर से लेके अब तक रफली 6 महीने में आपको सिर्फ कैपिटल ही वापस चाहिए थी, तो आप FD करा देते, उसमें तो एटलीस्ट रिटर्न ज्यादा आता। तो ये सर एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना मार्केट की कि ये चीज होने वाली है। देखिए मनीष जी, बाजार है, बाजार का नियम ही उतार चढ़ाव है। अगर इसमें तेजी है तो इसमें मंदी भी है, और ऐसा नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है। इट इज जस्ट कि आपने भाव थोड़ा ऊपर ले लिया है, इट इज जस्ट कि आपका समय अवधि कम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं स्टॉक के साथ। अब क्या करना चाहिए इसमें प्रदीप सर? इनके पास गार्डन रीच के शेयर हैं, करीब करीब 20 शेयर हैं, 2080 के दाम पे खरीदारी है, थोड़ा हायर साइड पे ले लिया है स्टॉक को। अब कैपिटल निकालने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन क्या इनको गेन भी मिलेगा इसमें? कितना समय देना पड़ेगा? देखिए मुझे पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जब पूरे सेक्टर नीचे आ रहा था तो उसके चलते नीचे भी आया। अब देखिए अगर इतना खराब होता तो लोअर टाइम पे बेस नहीं बनाता, तो वीकली लेवल पे बेस बनाया, और अभी कंसल्टेशन जोन पे है। मुझे लगता है एक बार 1850 अगर इसके ऊपर सरवाइव करेगा ना, तो उसके बाद जाके बहुत जल्दी हमें 2200 2300 2500 भी आते हुए दिखेंगे। तो पर्टिकुलर इस सेगमेंट को लेके मैं
पॉजिटिव भी हूँ। तो जिनके पास है उनको और 8 से 10 महीना मैक्सिमम होल्ड के सलाह रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे उनका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और सर वही होता है कि जब आदमी को लॉस हो जाता है तब वो प्रॉफिट के बाद नहीं सोचता है, तो हमेशा सोचता है कि लॉस कैसे रिकवरी हो जाए। तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी बेस बन चुका है, और एक बार 1550 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना है। तो मनीष जी 1550 का स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए, और ऐसी कोई पैनिक स्टेट नहीं है, आप आराम से बने रह सकते हैं। अगर गोइंग फॉरवर्ड डिफेंस की डिमांड इंप्रूव होती है और इन शेयरों में वापस तेज़ी आती है तो आपको गेंस भी आएंगे। सो आप थोड़ा समय दीजिए, पेशेंस रहिए इसके अंदर। इसके अलावा अब एक सवाल आया है यस बैंक को लेकर। इनके पास 26 रुपये 52 पैसे के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, करना क्या चाहिए प्रदीप सर इसमें? अब देखिए सर, येस बैंक पे बहुत टाइम से हमने देखा कि डाउनफॉल आया है। एंड जिस टाइम से प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम पे शायद आपको भी सर याद होगा कि 230 240 था उस टाइम पे प्राइस, और एक ही दिन में 20% 25% नीचे गिर गया था। उस टाइम पे जो राणा कपूर जी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि येस बैंक एक डायमंड है, और मैं तो क्या, मेरा डॉटर सन में नेक्स्ट 3 जनरेशन येस बैंक को नहीं बेचेंगे, ऐसा भी स्टेटमेंट आया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि येस बैंक के साथ क्या क्या हाल हुआ येस बैंक का। और अभी बहुत बार ऐसा होता है कि एक एक दिन में कुछ कुछ न्यूज के चलते कभी 10% 15% 5% ऊपर आ जाता है। मुझे लगता है ये एक पेनी स्टॉक है, अभी यहाँ पे कुछ दम नहीं है। जो स्टॉक 52 एक हाई दे रहा है, जहां पे पोटेंशियल है, फंडामेंटल टेक्निकल स्टॉक है, इन्वेस्टर्स को वहां पे फोकस करना चाहिए। अगर कभी भी आपको लगता है कि नहीं एक बार एक बाउंस बैक आ गया, तो उस टाइम पे आप यहाँ से एग्जिट करना मेरे लिए बेटर होगा। क्योंकि मेरे लिए तो सर, मेरे हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्ट करना, वोडाफोन आइडिया पे इन्वेस्ट करना और पीसी ज्वेलर पे इन्वेस्ट करना सेम चीज है। तो इनमें क्यों ऐसा आपको लगता है कि ये तीनों में इन्वेस्ट करना सेम चीज़ है? देखिए एक चीज बेसिकली देखेंगे, वोडाफोन आइडिया के साथ भी सर सेम बात हुआ। जब भी 16-17 के आसपास जाता है उस टाइम पे देखेंगे बहुत अलग अलग एनालिस्ट एंड अलग अलग लोगों से, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पॉजिटिव टारगेट दिया जाता है कि ऊपर आएगा, फिर देखेंगे बाद में नीचे आ जाता है। अब देखेंगे पीसी ज्वेलर के साथ भी क्या हुआ। बेसिकली लोग वही चीज खोजता है जो चीप चीज है, चीपर प्राइस है। लेकिन अल्टीमेटली पैसा सर लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नहीं बनता है। अल्टीमेटली जो लोग फंसे हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग एक होप के साथ यहाँ पे है कि नहीं आज नहीं तो 2 4 5 महीने में यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी एनालिस्ट को सुनने के बाद एक होप में रहता है कि नहीं अगर कुछ बदल गया तो मेरा कुछ पैसा रिकवरी हो सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे सर साइकोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है जहां पे अभी ग्रोथ है, जो लॉस हो चुका है, जो कंपनी डूब चुका है या तो ज्यादा, जहां पे पोटेंशियल नहीं है वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है। जहां पे ऑलरेडी पोटेंशियल है आप वहां पे जाइए, तो वहां पे जाके आपका एटलीस्ट 10% 20% रिकवरी हो सकता है। लेकिन येस बैंक पे आप फंसे रहेंगे। देखिए लास्ट 3 साल 4 साल में कोई रिटर्न ही नहीं है। लास्ट अब देखिए 2020 के बाद कोई रिटर्न ही नहीं है। जहां पे था वहां से और नीचे आ गया, कभी 25 26, कभी फिर से 17 18 का वही जोन, एक रेंज पे फंसा हुआ है। अगर मुझे येस बैंक लेना है, एटलीस्ट आई नीड ए वीकली क्लोजिंग अबव 30, उसके बाद मैं जाके येस में देख के सोच सकता हूँ। लेकिन फिलहाल इस जोन पे नहीं है। तो प्रदीप सर एक बात बताओ, आपने रिटेल के पार्टिसिपेशन की बात की, सबसे ज़्यादा रिटेल लेके बैठा है यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से सबसे ज़्यादा अगर किसी एक कंपनी में रिटेल का पार्टिसिपेशन है पूरे इंडिया में तो वो है टाटा मोटर्स। उसके बारे में आप क्या राय रखते हो? देखिए टाटा मोटर्स फंडामेंटली अच्छे कंपनी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज एंड मार्केट का क्रैश, जो टैरिफ वाला मामला चल रहा था उस टाइम पे, इसीलिए मुझे लगता है जो एक खराब हुआ है रिसेंटली। और टाटा मोटर्स का पैट बहुत ही अच्छा है। अब देखेंगे 30,000 करोड़ के आसपास पैट है, मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2,45,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। प्रोमोटर होल्डिंग भी है 42% के आसपास, प्रोमोटर स्टेक भी है। तो नियर अबाउट ये जो करेक्शन है, मैं इसको हेल्दी करेक्शन मानता हूँ। और शॉर्ट टाइम में एक बार 550 तक आया था, तो वहां से बाउंस बैक अभी कर गया है, रिकवरी हो रहा है। अभी 670 के आसपास भी आ चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जिनके पास नहीं है उनको डेफिनेटली इस प्राइस पे लेना चाहिए। और मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड भी करना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 700 क्रॉस करते हुए दिखेंगे। और मार्केट अगर एक बार अगर ठीक हो गया तो एक बार यहाँ पे फिर से आपका जो ऑल टाइम हाई है वो भी आते दिखेंगे। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल टेक्निकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है टाटा मोटर्स के शेयर्स में। ओके। एनटीपीसी ग्रीन पे आज़ाद खान साहब का सवाल है, 108 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए एनटीपीसी ग्रीन, देखिए एक बॉटम ऑलरेडी बना चुका है। बॉटम बनाने के बाद एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 375 के आसपास। मुझे लगता है एक वीकली एनटीपीसी बेसिस पे ग्रीन 370। प्रदीप एनटीपीसी जी, ग्रीन। जी एनटीपीसी नहीं, ओके, एनटीपीसी ग्रीन।
देखिए एनटीपीसी ग्रीन का भी चार्ट सर सेम है। मेरा आईपीओ हाई स्ट्रैटेजी रहेगा। आईपीओ हुआ था, उसके बाद देखिए बस सरवाइव कर नहीं पाया, एक दो हफ्ता भी ठीक से, उसके बाद नीचे आ गया। सो अभी बेसिकली 100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक बार उनको 100 का एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, क्योंकि 100 के आसपास एक बेस बनाया। और ज्यादा अभी इसमें मैं बुलिश नहीं हूं, क्योंकि चार्ट अभी भी खराब ही है। और मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन मैं सर मोमेंटम के साथ इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि ऐसा ही सेम चार्ट स्टार्टिंग हुआ था टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भी। तो मुझे लगता है एक बार उनको 100 स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे वेट करना चाहिए। ओके, तो 100 रुपये एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साबिर खान साहब पूछ रहे हैं कि CDSL 1350 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है, 115 शेयर है, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए सीडीएसएल का सर मोनोपोली है बेसिकली इंडस्ट्री में, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर आप देखेंगे कि फरवरी 2020 में जो ऑल टाइम हाई था, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया, उसके बाद चार्ट में बेसिकली एक सैंडविच पैटर्न बनाया वीकली चार्ट में, उसके बाद जाके ऊपर आया। तो अभी मार्केट को जो फॉलिंग हुआ, इसके चलते नीचे आया, नीचे से बेस भी बनाया वीकली लेवल पे, एक 1250 1200 के जोन के आसपास एक बहुत बढ़िया बॉटम बनाया। सो अभी ऊपर आना बहुत बाकी है। मुझे लगता है ब्रेकआउट भी हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1450, उसके बाद 1500 का जोन दिखेंगे। 1500 के आसपास रेसिस्टेंस है, वहां पे जाके रुकेंगे, लेकिन अभी इसमें होल्ड बरकरार रखना है और कंटिन्यू रहना है। तो बरकरार रखना है और कंटिन्यू करिएगा एटलीस्ट इस पोजीशन को। गौतम ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास SRF है 2700 रुपये का और UPL है 550 रुपये का, इन दोनों के अंदर आप 1 से 2 साल के लिए क्या टारगेट्स देख रहे हैं? देखिए एसआरएफ में रिसेंटली एक कंसोलिडेशन पैटर्न वीकली बेस के बाद ब्रेकआउट आया है, और ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ 8 टाइम रेसिस्टेंस क्रॉस करके ब्रेकआउट आया है। तो 3000 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। मुझे लगता है एक न्यू फ्रेश इसका स्टार्ट होने वाला है, मतलब नीला खुला आकाश में जाने के लिए रेडी है एसआरएफ। फंडामेंटल भी बहुत जबरदस्त कंपनी है, 1100 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट है, और प्रोमोटर्स के पास भी अच्छे खासा होल्डिंग है। अब इंडस्ट्री भी पी देखेंगे ज्यादा नहीं है, 29 है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एक साथ मैच हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे नेक्स्ट, अगर आपके पास नेक्स्ट 8 से 10 महीना टाइम हो, मुझे लगता है यहाँ से 25 से 30% रैली आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे 2022 के बाद, मार्च के बाद रैली नहीं हुआ, और लगातार एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था। तो वीकली बेस पे कंसोलिडेशन पैटर्न को क्रॉस करने के बाद एक ब्रेकआउट आया है, यह से फ्रेश 25 से 30% अपसाइड मुझे दिखाई देता है। तो और UPL? देखिए यूपीएल अगर हम देखेंगे, अभी भी इसमें रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है, लेकिन मुझे लगता है ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि एक रेसिस्टेंस भी है ऑलमोस्ट यहाँ से 695 के अराउंड। तो अभी जो 677 के आसपास चल रहा है, ये जो रैली है कंटिन्यू हो सकता है, 695 तक जा सकता है। लेकिन मार्केट अगर कभी भी नीचे गिरा, तो उस टाइम पे यूपीएल थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर यूपीएल को फ्रेश किसी को बाय करना है, उस टाइम पे रहेगा 640 से लेके 650, उस टाइम पे आप बाय कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे मत कीजिए। जिनके पास प्रीवियस पोजीशन है, तो आप होल्ड करके जा सकते हो। तो आप प्रीवियस पोजीशन है तो होल्ड करके जा सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाय एटलीस्ट आप UPL में ना करिए, SRF में आप जरूर बने रह सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी दर्शक दिल्ली से मौजूद हैं, अजय भाटिया साहब हैं। भाटिया साहब नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार भाटिया साहब, क्या सवाल? सर ब्लू स्टार पे हैं 50 शेयर 1899 के भाव पे। भाटिया साहब ये गर्मी के चक्कर में लिया था क्या? यस यस। तो क्या लगा था कि गर्मी बढ़ेगी तो शेयर चलेगा, इसलिए इसको ऐड कर लिया? लास्ट ईयर तो बढ़ा था ये गर्मियों में, फिर आपका कल सेशन देखा था तो आपने कहा कि ये शायद नहीं बढ़ेगा इस बार। नहीं, क्योंकि भाटिया साहब गर्मी को बाजार डिस्काउंट कर चुका था, अब डिस्काउंट कर रहा है वो मॉनसून को या आने वाले समय को। बाजार हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग कहाँ से चलेगा? बट ये लास्ट टाइम अगस्त सितंबर में बढ़ा था ये वाला शेयर। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम के वैल्यू कुछ और थे, आज के वैल्यू कुछ और है। सो हर बार जो हुआ वो ज़रूरी नहीं है उसी बार हो। सो भाटिया साहब, अब आप क्या इसे और समय दे सकते हो, निकलना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, निकलूंगा तो नहीं, प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा। अच्छा, वैसे ही कंपनी अच्छी है, सो इसके केस में आप ये एक बार को कह सकते हो, लेकिन आमतौर पे बाजार से सर जिद मत किया करिए, क्योंकि बाजार और हमारे में हमेशा बाजार ही जीतेगा। सो जिद किस बात की? अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर हैं, बहुत सीधा सीधा जवाब है। इन्वेस्टर भी हैं। अच्छा,
चलिए क्या किया जाए प्रदीप जी, इनके पास ब्लू स्टार के शेयर हैं, करीब करीब 1800 रुपये प्लस में खरीदारी है। उम्मीद थी इस बारी चलना चाहिए था गर्मी में, लेकिन चला नहीं। अभी क्या किया जाए? देखिए ब्लू स्टार में बहुत एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। आप देखेंगे 2022 सितंबर के बाद अ, अभी तक कभी भी ब्लू स्टार ने जो अपना वीकली मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस नहीं किया है। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है, रिसेंटली जो अभी नीचे आया था ऑलमोस्ट 1620 1630 के आसपास, वहां पे वीकली सपोर्ट था, तो वहां से ही बाउंस बैक करते अभी ऊपर आ रहा है। सर एक कंफर्मेशन नहीं है बॉटम का, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पॉजिटिव ब्रेकआउट आ चुका है। मेक और ब्रेक लेवल पे ब्लू स्टार है, लेकिन मुझे लगता है फंडामेंटल स्ट्रांग है और एक प्रॉमिसिंग रिटर्न इन्वेस्टर्स को लास्ट बहुत सालों में देते आ रहा है ऑलरेडी। तो मुझे लगता है उनको एक बार होल्ड करना चाहिए यहाँ पे, और बहुत जल्दी उनका जो प्राइस है वो आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है एक बार ना ये जो अभी अगर एक बार सपोर्ट ले लिया 1680 1670 के आसपास, अगर इसको ब्रेक करके नीचे नहीं गया तो बहुत जल्दी यहाँ से आपको 1950 का 2000 का जोन आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। तो सलाह रहेगा एक बार होल्ड करना, क्योंकि फंडामेंटल बढ़िया कंपनी है और लास्ट 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी भी वीकली ब्रेकआउट नहीं हुआ है, वीकली ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। सो वीकली पॉजिटिव ही है अभी तक, तो होल्ड करना सलाह रहेगा। तो अभी आप बने रहिए और थोड़ा समय दीजिए इसको। और कंपनी अच्छी है भाटिया साहब, लेकिन बेटर ये कि आप समय दे सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। इसके अलावा अब ऑयल इंडिया पे मोहम्मद साबिर साहब का एक सवाल आया है। ये पूछ रहे हैं इसमें करना क्या चाहिए। इन्होंने भाव नहीं लिखा खरीदारी का और ये भी नहीं लिखा कितने समय के लिए, लेकिन कोई आउटलुक आप शेयर करते हो ऑयल इंडिया पर? देखिए ऑयल इंडिया एक रेजिस्टेंस फेस करने वाला है अभी 415 के आसपास। 415 418 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ऑयल इंडिया के लिए। तो मुझे लगता है एक बार उनको यहाँ पे वेट करना सही रहेगा, लेकिन फ्रेश बाइंग का कोई मैं यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ये जो ऑयल कंपनी है, आईओसी है, बीपीसीएल कंपनी है, ये स्टॉक अभी ज्यादा चलने का चांसेस मुझे नहीं दिखता है कंपेयर टू अदर्स बैंकिंग स्टॉक। अगर एनबीएफसी में देखेंगे, डिफेंस में देखेंगे, वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 385। अगर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू है तो एक बार यहाँ पे वेट करना सही रहेगा। और 418 के बाद, 418 के बाद यहाँ पे एक बार मोमेंटम आएंगे। उस मोमेंटम में आपको एक बार 440 से 450 का एक बार प्राइस आते हुए दिखेंगे। तो आप में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद तो नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको जो रणनीति बताई गई उसको फॉलो कर सकते हैं। पंकज मित्रा साहब पूछ रहे हैं कि लुपिन और ब्रिटानिया में अगले 2 महीने का व्यू क्या है। लुपिन में 840 की खरीदारी है और ब्रिटानिया 2300 की खरीदारी है। 3 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अब इनका नजरिया सिर्फ 2 महीने का है। अब क्या करें? देखिए लुपिन मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फार्मा काउंटर से आप देखेंगे लुपिन का टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ही अच्छा है, और एफएमसीजी में भी ब्रिटानिया अच्छा है। अगर मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स का बात बोलूंगा, अभी 2 महीने का देखिए बात तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर कुछ मार्केट खराब हो गया उस टाइम पे, जो अभी लुपिन का प्राइस चल रहा है 2110 के आसपास, तो यहाँ से नीचे गिरेंगे। लेकिन एक रेसिस्टेंस है 2150 के आसपास। जैसे ही 2150 क्रॉस करेगा उस केस में आपको एक बार 2250 तक एंड 2300 तक जाते दिखेंगे। लेकिन हायर टाइम फ्रेम में अगर 4 से 5 महीने का भी एक बार टाइम ले लेता हूँ, तो उस केस में मैं लुपिन में पॉजिटिव भी हूँ यहाँ पे, क्योंकि फार्मा को चलना ही है और लुपिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टॉक है। और ब्रिटानिया देखिए, ब्रिटानिया एफएमसीजी का लीडर है, और मुझे लगता है ब्रिटानिया में जो लास्ट एक दशक से इन्वेस्टर्स को एक जबरदस्त रिटर्न दिया है। मार्केट कितना भी खराब हो जाए, देखिए एफएमसीजी ज्यादा गिरता नहीं है, लेकिन ब्रिटानिया ने क्या किया, एक जो बेस बनाया ऑलरेडी, इस बेस को कंटिन्यू अभी करने वाला है। और फंडामेंटल भी देखेंगे, बहुत कम कंपनी है जिन्होंने 2000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया हो। तो मुझे लगता है ब्रिटानिया में एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन लुपिन एंट्री करने का भी सही टाइम नहीं है, और थोड़ा वेट कीजिए। तो एक बार आप ब्रिटानिया को अगर यहाँ पे आप लेते हो, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार यहाँ से 5800 से 6200 का टारगेट आना चाहिए यहाँ पे। और क्योंकि एफएमसीजी लास्ट बहुत टाइम से ठीक से चला नहीं है और सेफ भी माना जाता है, तो इस केस में नो डाउट ब्रिटानिया मेरा फेवरेट पिक रहेगा। तो ब्रिटानिया फेवरेट पिक है जिसको आप अदरवाइज नजर रख सकते हैं। दिन की शुरुआत करते हैं ना प्रदीप सर ब्रिटानिया के साथ? हाँ सर, पहले करता था, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले बहुत करता था। नहीं, तो ब्रिटानिया अदरवाइज भी एक अच्छी कंपनी है। डोमिनेटिंग पोजीशन है, 32% मार्केट शेयर है, स्ट्रांगली डोमिनेटिंग है रादर। तो आप उस हिसाब से भी इसके ऊपर एंड सुमित जी, एक बार आपसे माफी भी मैं मांगना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक कभी भी प्रॉब्लम हुआ नहीं आज तक इंटरनेट पे एंड पूरा सिस्टम में। आज तो पता नहीं क्या है, पूरा सिस्टम ही मेरा क्रैश कर गया। और पहले ठीक ही था,
हाँ तो आज सडनली हो गया, इसके लिए नहीं सर, वो आई मेरा एम दुर्भाग्य सॉरी था फॉर दैट। कि आपको हम वेलकम नहीं कर पाए उस तरीके से, उसमें मेरा दुर्भाग्य था। आप आए और सिस्टम क्रैश हो गए। कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम वील बेटर मीट ऑन अ स्वीटर नोट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हैदराबाद से। हमारे साथ श्रीनिवास राव साहब मौजूद हैं। राव साहब नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार राव जी, साहब। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, क्या सवाल है मेरा आपका? दो स्वास्थ्य के बारे में जानने का है। राव साहब की आवाज़ कट रही है, एक बार फिर से रिपीट करिए प्लीज़। मुझे तो दो स्टॉक के बारे में जानकारी लेना है। जी सर पूछिए। हेलो। हाँ सर पूछिए। एक तो सोनाटा सॉफ्टवेयर आई एम होल्डिंग एट 500 ओके। और And? दूसरी जो है 4500 पे बीएससी लिया हुआ है 27। बीएससी किस भाव पे आपका? दोनों हाँ बीएससी किस भाव पे? बीएससी 4400 4400। 27 Okay. क्वांटिटी। दोनों में टाइम फ्रेम क्या है सर आपका? लॉन्ग टर्म सर, नो इश्यू। लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म। प्रदीप सर क्या करना चाहिए? सोनाटा सॉफ्टवेयर 500 रुपये की खरीद है, 200 शेयर है, करीब करीब इनकी खरीदाई से 150 रुपये नीचे है, और बीएससी में मोर लेस 40-50% गेन है, तो वहाँ क्या करना चाहिए? देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में मुझे लगता है एक पहले का बेस था, सपोर्ट था ऑलमोस्ट 300 के आसपास, तो वहां तक नीचे आया था। अभी फिलहाल उनका बाइंग तो बहुत हाई प्राइस में है, तो यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह नहीं रहेगा उनको। एक बार स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्ड करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 320 आप स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, क्योंकि आपका अभी एग्जिट भी करेंगे तो लॉस बहुत हो जाएगा। मुझे लगता है एक जो रैली अभी आना बाकी है, डेफिनेटली जैसे ही टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी में आएंगे रैली, उस टाइम पे आपको सोनाटा सॉफ्टवेयर एक बार 380 एंड 400 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, तो उस टाइम पे आपका लॉस थोड़ा रिकवर हो जाएगा। उस केस में एक बार 400 क्रॉस करने के बाद बताएंगे कि क्या यहाँ पे कर सकते हैं। और सेकंड बीएससी देखिए ऑल टाइम हाई में है, नो डाउट मोनोपोली है, और आपको पता ही है जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है इंडिया में, अभी इनका कंप्लाइंस जो ऑफिसर है टीम है वो भी बीएससी है। तो बीएससी नो डाउट इनका जो परफॉर्मेंस है और मोनोपोली है बेसिकली एनएससी और बीएससी में, और एनएससी तो अभी लिस्टेड है नहीं, तो बीएससी है, तो अकेला एक ही घोड़ा अभी मार्केट में है, तो बीएससी होल्ड करना मेरे हिसाब से सही है। 6525 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि सर रिसेंटली जो ब्रेक आउट हुआ है बीएससी में जो 5900 के ऊपर, अभी एक फ्रेश रैली आना बाकी है। तो फ्रेश रैली में मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 6850 का टारगेट, और अगर 6800 के ऊपर सरवाइव करता है उस टाइम पे बहुत जल्दी आपको 7000 के ऊपर भी बीएससी आते हुए दिखेंगे। तो बीएससी आपके पास है, आप एक बार स्टॉप लॉस लगाइए 6150 का। 6150 आप स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करते जाइए, इसको भी होल्ड कीजिए और सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी आप होल्ड कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 320 सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो 320 का स्टॉप लॉस रखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में, और बीएससी को भी आप होल्ड करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि अब आपको बीएससी से निकलना है, तो एटलीस्ट अपनी कैपिटल आप प्रोटेक्ट कर लीजिए, बाकी पूंजी के साथ आप बने रहिए, तो कोई हार्म नहीं है। कंपनी अच्छी है, लेकिन क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट चला है, सो एक बार को थोड़ा वो रिस्क है, लेकिन अदरवाइज आपके लिए राय प्रदीप सर ने साफ रख दी है। इसके अलावा एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। ओएनजीसी रेणु सिंघल जी के पास है 282 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ओएनजीसी पे अभी कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, ना ही ब्रेकआउट ना ही ब्रेकडाउन। नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ था उसका बेस बन चुका है, लेकिन अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में चला गया है। सो मुझे लगता है एक बार इसमें प्राइस करेक्शंस तो हो गया, लेकिन टाइम करेक्शंस होना बाकी है। तो टाइम करेक्शन सर एक बार हायर टाइम फ्रेम में 260 एंड लोअर केस में एक बार 240 तक, मतलब यही 15-20 टका के आसपास घूमता रहेगा। तो एक बार उनको वेट करना है यहाँ पे। अगर 270 के ऊपर जब तक नहीं चलेगा, तो एक बार यहाँ पे फ्रेश जो एक मोमेंटम है वो रैली स्टार्ट नहीं होगा। तो अभी टाइम करेक्शन पे चला गया है ओएनजीसी। तो अभी आप टाइम करेक्शन पे ओएनजीसी को जाता हुआ देख रहे हैं, सो बेटर है कि अभी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। एक सवाल मानस जी का आया है, इनके पास बैंको प्रोडक्ट है 406 रुपए के दाम पर, और डी लिंक 421 रुपए के दाम पे। कम चर्चा में रहते हैं दोनों शेयर, आपकी राय? देखिए डीलिंग बेसिकली आप देखेंगे लास्ट टाइम जो एक बार इनका नीचे आया था, उसके बाद लगातार एक बेस बनाने का ट्राई किया और बेस भी सक्सेसफुल बनाया। 455 के अराउंड 445 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक रेसिस्टेंस है 475
480 के आसपास। तो अभी जो रैली आया है रिसेंटली, रैली में तो 470 तक चला जाएगा, लेकिन 480 478 के आसपास जाके रुक जाएगा। 480 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस केस में अगर क्रॉस होता है तो इसमें आपको और भी 100 पॉइंट का रैली इसमें आ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना है और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है 425 स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे होल्ड कीजिए। और बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स देखिए अभी 386 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक जो शॉर्ट टर्म 4-5 हफ्ते का एक कंसल्टेशन पैटर्न हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद अभी 386 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 415 से लेके 420 का टारगेट आना चाहिए। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 370। तो 370 के स्टॉप लॉस साथ आपको एक राय दी गई है, आप उसको बैंकों को एटलीस्ट यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। चलिए, बहुत सारे सवालों पे ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। जरा अब अंकित रावत साहब हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे पहले बातचीत कर ली जाए झांसी से। रावत साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार रावत साहब, क्या सवाल है नमस्ते आपका? सर। नमस्ते। बस बढ़िया सर। बताइए रावत साहब। हुंडई के बारे में पूछना चाहता था सर। हुंडई आपने खरीद रखा है शेयर? जी सर, जी सर। और क्या भाव पे? मैंने सर 1 सेकंड 1 मिनट 1856 रुपये सर एवरेज का रखा है 10 से। 1835 53 रुपए के दाम पे, राइट? जी जी सर, राइट राइट। ओके, कितना समय और दे सकते हैं आप इसे रावत साहब? सर लॉन्ग टाइम के लिए भी मैं रख सकता हूँ अगर सजेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो प्रदीप सर क्या करना चाहिए? हुंडई मोटर्स यहाँ पर भी जो आपका स्ट्रैटेजी है वो ऑलमोस्ट काम करता हुआ दिख रहा है, क्या करें? एग्जैक्टली सुमित जी, मैं वही सोच रहा था। आप डेफिनेटली इसको देखेंगे और नोट करेंगे। देखिए, बाहर का कंपनी है, इंडिया का नहीं, और इंडिया का भी इनका मैन्युफैक्चरिंग है। फिलहाल मैं खुद हुंडई भांडा का जो टॉप मॉडल है वो यूज करता हूं, लेकिन यहाँ पे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि जब आईपीओ आया था उसके बाद लगातार नीचे ही आ रहा है। और इस ऐसे ही सर होता है इस केस में, क्या पता एक बार हमें 1400-1300 तक भी भाव मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी नीचे का भी साइड से बेस नहीं बना है। और जो ओएफएस हुआ था उसके बाद हमने देखा कि आईपीओ आया, लगातार अभी कंसोलिडेशन पैटर्न में ही है। वीकली ट्रेड भी खराब है, मंथली ट्रेड भी खराब ही है। सो मुझे लगता है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर। वो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1550। 1550 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। कभी भी अगर आता है तो स्ट्रिक्टली निकल जाइए, अगर नहीं आता है तो एक बार वेट कर जाइए। मुझे लगता है कि एक बार आपका जो प्राइस है वो प्राइस आपको बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि कंपनी तो देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट क्वार्टर में भी 5,990 करोड़ के आसपास प्रॉफिट ही पोस्ट किया है, लेकिन इतना हाई वैल्यूएशन में लिस्ट हुआ। ऐसे ही होता है जब कोई भी आईपीओ आता है उसके बाद हाई वैल्यूएशन में लिस्ट होता है, उस केस में आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा पेटीएम के साथ भी सर हुआ था कि पेटीएम लिस्ट हुआ 2000 के आसपास, उसके बाद कभी 2000 तक पहुंचा ही नहीं। तो हुंडई मोटर्स अभी इतना तो खराब कंपनी नहीं है, पॉजिटिव है, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों, लेकिन अभी टाइम चाहिए इसको। तो 1550 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना है। तो 1550 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन को होल्ड करिए। रावत साहब एक बात और ध्यान रखिएगा, हुंडई मोटर्स में अभी भी 8% स्टेक सेबी के थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है। सो एक ना एक दिन वो भी बिकने आएगा और वो कंपनी के लिए एक बड़ा ओवरहैंग भी है, तो उसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बातचीत करते रहेंगे हम प्रदीप सर से कुछ और सवालों पर भी, लेकिन बजिंग स्टॉक का वक्त हो गया, तो ज़रा पहले बजिंग स्टॉक्स ले लेते हैं। तो बजिंग स्टॉक में पहला नाम तो ऑब्वियसली आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है, जहां पर नंबर्स आए और नंबर्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिला। प्रदीप सर, उस समय आपसे बातचीत ठीक से हो नहीं पाई थी रिलायंस को लेकर, लेकिन रिलायंस में दो तरह के निवेशक हैं। पहले वो जिन्होंने हाल के फॉल में ऐड कर लिया, वो क्या करें? दूसरे वो जो आज की तेजी को देखकर ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं, वो क्या करें? देखिए सर, इसमें मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वेटेज है। तो आज मार्केट ऊपर है, कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो अभी 1370 के आसपास जो ट्रेड हो रहा है रिलायंस इंडस्ट्री को लेके, मैं एज ए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल मैं बात करूंगा कि नहीं, आज कल के लिए 2-1 दिन के लिए बाइंग करना चाहिए। देखिए रेसिस्टेंस मुझे चार्ट में कहीं पे नहीं दिख रहा है 1440 से पहले, मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 60 रुपीज 70 रुपीज नॉन स्टॉप चल सकता है आप नेक्स्ट 3 से 4 दिनों में। और निफ्टी भी सर अभी हमने देखा कि बात किया मैं 24,000 जो 700-800 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो 2-4 दिन के व्यू से मुझे लगता है यहाँ से 70-60 पॉइंट और रैली हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बाय करूंगा, मुझे लगता है आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। आप तो आज 5.5% ऊपर हो चुका है, आज आपको नहीं बाय करना चाहिए।
अगर कोई भी दिन जिस दिन मार्केट खराब रहेगा उस टाइम पे आप एक बार एवरेज कीजिए। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत पॉजिटिव मानता हूँ। सर आप ही के चैनल में मैंने संदीप जी के साथ शो कर रहा था, उस टाइम पे 1190 के आसपास था, उस टाइम पे मेरा रिलायंस इंडस्ट्री पे बाई कॉल था, और आज तक वो अभी मैं पॉजिटिव ही हूँ, बाई लॉन्ग पे मैं हूँ। लेकिन शॉर्ट टाइम व्यू से मुझे लगता है एक बार अगर वेट कर जाएंगे, एक करेक्शन पे लेना बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आज ऑलरेडी बहुत चल चुका है। दूसरा नाम आता है M&M और SML इसूजू। एक डील हुई वीकेंड पर, जिस डील में एक छोटा हिस्सा 650 करोड़ रुपए, 650 रुपये पर शेयर पे, और ओपन ऑफर 1550 रुपये पर शेयर के दाम पर SML इसूजू में M&M ले रहा है। प्रदीप सर, SML इसूजू में तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, कहाँ तक ये लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहे हैं आपको? दूसरा M&M, यहाँ क्या करें? देखिए यहाँ पे बेसिकली मुझे लगता है एक ब्रेक डाउन आया है, और अभी तो फिलहाल 1400 रुपये तक जाने का हाई पोटेंशियल है। क्योंकि इसमें जो अभी एक डाउनफॉल आया है, मुझे लगता है कि ये कितना तक नीचे जाएगा ये थोड़ा देखने का बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं भी देखूंगा एक बार। लेकिन क्वार्टरली आप सेल्स भी देखेंगे, फंडामेंटली 15% नेगेटिव है। और इसमें देखेंगे आप, ज्यादा मार्केट कैप भी नहीं है, 2000 करोड़ के आसपास कंपनी है, मतलब उतने बड़े भी कंपनी नहीं है। तो प्रोमोटर की स्टेक भी 44% के आसपास है। तो मुझे लगता है एक बार आपको 1400 तक इजीली चला जाएगा। तो एक बार अगर आपको कभी भी मौका मिलता है एग्जिट करने का, तो आप एग्जिट कर जाइए। और महिंद्रा महिंद्रा को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि लास्ट सर 2023 मई के बाद वीकली ब्रेकडाउन कभी भी नहीं हुआ, वीकली ब्रेक से हमेशा बाउंस बैक करता है। अभी भी रिसेंटली जो ब्रेकफॉल हुआ था उसमें ऑलमोस्ट 2650 उस टाइम से फिर से बाउंस बैक आया, और 2650 के ऊपर सरवाइव भी कर गया। 2650 के आसपास एक वीकली सपोर्ट था, वीकली सपोर्ट मेंटेन किया, अभी ऊपर आना बाकी है। मुझे लगता है आपके पास है, आप होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको 3050 और उसके बाद 3200 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो महिंद्रा और महिंद्रा पे मैं पॉजिटिव हूँ, तो इसमें एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। तो M&M में पॉजिटिव है, एक बार को अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो आप इसे होल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स में जहां पर काफ़ी खबरें, कुछ और स्टॉक्स में जहां पर काफ़ी बज़ आते हुए दिखाई पड़े, तो उसमें अगला नाम जो आया है वो है फोर्स मोटर्स का। ये स्टॉक में भी हाल फिलहाल में नंबर से पहले एक अच्छी तेज़ी थी, नंबर्स भी ठीक ठाक है, एक एडजस्टमेंट था, तो ऑब्वियसली बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ होना ही था। सो वो हुआ। आज क्या किया जाए अब इसमें फोर्स मोटर में? देखिए सर, मुझे लगता है एक ब्रेकआउट आना बड़े लेवल पे बाकी है, जो कि आएगा 9650 के ऊपर। 9650 9700 एक जोन है, तो जिनके पास है नो डाउट आप होल्ड कीजिए। 9700 तक इजीली आ जाएगा। लेकिन 9700 एक जो है रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो एक बार फिर से नीला खुला आकाश में चले जाएंगे, उसके बाद एकदम 52 एक हाई लगा के ऊपर आएंगे। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए, कंपनी फंडामेंटल टेक्निकल लेवल पर अच्छा है, मैं इसको अच्छे ही मानता हूं। और मेरे ख्याल से जिनके पास नहीं है उनको भी एक बार ब्रेकआउट आने के बाद आप लीजिए, नहीं तो अगर यहाँ से कभी भी आपको 5 to 7% डाउनफॉल मिलता है करेक्शंस पे, उस दिन पे आप ऐड करके जा सकते हो आपके पोर्टफोलियो में। ओके, तो फोर्स मोटर के केस में आपको एक राय दी गई है। इसके अलावा कुछ और नामों में RBL बैंक, आज नंबर्स आए, नंबर्स तो हालांकि बहुत ही बुरे थे इसके, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन उलट है। सो यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए RBL बैंक पे एक बार होल्ड करना चाहिए। 220 का जो एक टारगेट है, जो अभी फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आ रहा है, मुझे लगता है 220 इमीडिएट लेवल पे आ जाएगा। लेकिन 220 222 पे एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद फिर से एक बार 240 250 तक जाते हुए दिखेंगे। लेकिन फिलहाल टारगेट जो रहेगा 220। ओके, तो 220 का एक टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। एक मनोरमा इंडस्ट्रीज और देखिए, इसका चर्चा कम ही होता है आमतौर पे, लेकिन इसके नंबर आए और नंबर बहुत ही अच्छे आए थे। सो अच्छे नंबर्स के बीच में स्टॉक में रिएक्शन भी, आज 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, मार्जिन भी बढ़िया है। यहाँ कोई राय रखते हो आप? हाँ देखिए, मुझे लगता है सर बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद अभी सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखने का बात रहेगा। और देखिए 7500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, नीट प्रॉफिट 100 करोड़ पोस्ट किया है। तो मुझे लगता है ये जो रैली रिसेंटली आया है 1230 के ऊपर, 1230 के ऊपर क्लोजिंग अभी दिया है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और मुझे लगता है सर नेक्स्ट यहाँ पे ना एक फ्रेश रैली आना बाकी है, और जो रैली आएगा मुझे लगता है सर यहाँ पे एटलीस्ट आपको 15 to 20% रैली चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस केस में ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत अप डाउन, आप एवं डाउन भी होता है बहुत।
सो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा 1230 के आसपास। तो 1230 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है फ्रेश 15 to 20% अपसाइड अभी बाकी है। तो 15 से 20% का अपसाइड यहाँ पे और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये वो सारे स्टॉक थे जहां पर काफी बज थी, तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटेंगे। प्रदीप सर, जाने से पहले एक दो नाम और है, जैसे एशियन पेंट्स के लिए गौतम ठाकुर साहब पूछ रहे हैं कि 1 से 2 साल के लिए क्या नजरिया है आपका? पेंट में मुझे लगता है लीडर है एशियन पेंट, और एशियन पेंट ने लास्ट 10 साल 15 साल में जो एक प्रॉमिसिंग रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, मुझे लगता है ये जो मार्केट में फॉल हुआ है एशियन पेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि नहीं मुझे एटलीस्ट एक पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो पेंट काउंटर से एशियन पेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इनका रेवेन्यू एक्चुअल में बहुत है ना सर, 4200 करोड़ के आसपास नहीं पैट पोस्ट किया है, और 2 लाख करोड़, 2 लाख से भी ज्यादा मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है एक बार होल्ड करके जाना चाहिए। फ्रेश अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे है, क्योंकि एशियन पेंट जैसे कंपनी आपको ऐसे जोन में नहीं मिलेंगे जो कि अभी 2450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट जो एक बार डाउनफॉल आया था वो है ऑलमोस्ट 2900 के आसपास एक ब्रेकफॉल आया था, तो उसके बाद अभी भी नीचे ही है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, होल्ड करके जाइए। ओके। मिंटू शील साहब आपके प्रशंसक भी हैं, पूछ रहे हैं कि जेके टायर या टाटा मोटर्स, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर आपको लग रहा है? देखिए बोथ इज द डिफरेंट केस। अब जेके टायर देखेंगे, जेके टायर टायर सेक्टर से है, टाटा मोटर्स। देखिए अभी जेके टायर में क्या हुआ ना, जेके टायर आप ऑल टाइम हाई देखेंगे नियर अबाउट 550 के आसपास था, तो वहां से अभी नीचे आ गया। लेकिन मुझे लगता है नीचे आने के बाद ये जो बेस बनाया अभी ऊपर आना बाकी है। टाटा मोटर्स का केस में भी सेम, लेकिन टाटा मोटर्स के साथ मैं ज्यादा जाना चाहूंगा, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे कि आपने बताया कि सर पब्लिक का इंटरेस्ट भी यहाँ पे है और बहुत नीचे आ चुका है, और नीचे आने के बाद एक अच्छा खासा रैली भी अभी आ चुका है। ऐसा नहीं कि जेके टायर खराब है, जेके टायर टाटा मोटर्स दोनों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात सर, दोनों में बॉटम बन चुका है, दोनों ही अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है डेली और वीकली कैंडल में, तो दोनों के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। ओके, तो दोनों ज़्यादा बेहतर है, दोनों के साथ ही आप जा सकते हैं। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला यहीं रोकेंगे और बातचीत करेंगे प्रदीप सर की तरफ से, जो खुद वो इंडिविजुअल कॉल लेकर आए हैं चुन चुन के में। तो प्रदीप सर, आज आपने क्या चुना? देखिए सर, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन वही स्टॉक सेम मैं बता रहा हूँ। मुझे एक्चुअली एसआरएफ बहुत पसंद लगता है। मुझे लगता है देखिए एसआरएफ में ना बहुत टाइम के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 8 टाइम्स एक करेक्शन के अंदर चल रहा था और रेजिस्टेंस फेस किया। ऑलमोस्ट 2850 2900 के आसपास एक बड़े लेवल पे रेजिस्टेंस था, जो कि लास्ट 2 आउट हुआ। तो अभी देखिए रिसेंटली जो मार्केट में फॉल हुआ, इसके कारण भी एक बार 2500 2600 का लेवल आया था। मुझे लगता है ये भी एसआरएफ ने ओवर कर दिया। तो ये जो अभी एसआरएफ का मोमेंटम है एज पर द फंडामेंटल, एज पर द टेक्निकल, मुझे लगता है एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया है, उसके बाद अभी ब्रेकआउट और सर्वाइव भी कर रहा है। तो पहला टारगेट यहाँ पे 3450 और सेकंड टारगेट यहाँ पे 3650 तक आना चाहिए, और ये भी सर 4 से 5 महीने में आना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि सर बहुत सारे काउंटर्स ऐसा होता है कि मार्केट खराब है, मार्केट अभी भी बुल मार्केट नहीं आया है, लेकिन इस मार्केट में भी अभी सर्वाइव कर रहा है और अपना 52 एक हाई के साथ है। तो जो रिजल्ट है, जो फंडामेंटल है, जो टेक्निकल्स है, इतना खराब सिचुएशन भी एसआरएफ ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। तो मुझे लगता है एसआरएफ में नेक्स्ट यहाँ पे 3650 के लिए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सलाह दूंगा, और नेक्स्ट मेरा व्यू रहेगा एटलीस्ट 5 मंथ्स। तो जिनके पास एक 5 महीने का टाइम फ्रेम हो, उसके लिए एसआरएफ बहुत ही जबरदस्त हो सकता है कमिंग डेज में। तो अगर आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो 3450 3650 के टारगेट्स के लिए आप एसआरएफ पे दाव लगा सकते हैं। 3038 के आसपास का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, दर्शकों सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, एंड अगेन सो सॉरी फॉर टुडे, क्योंकि क्रैश हो गया था। एंड जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया ड्यूरिंग द सेशंस, कोई भी स्टॉक पे मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, एंड हमारे कंपनी में जो भी एनालिस्ट है किसी का कोई नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रदीप जी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब शो का जो दूसरा हिस्सा है उसकी तरफ भी चलते हैं। वहां पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आस्था मैम मौजूद हैं। आस्था मैम को आज हमने स्पेशली इनवाइट किया है। इनवाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ईथर का आईपीओ खुल रहा है, तो आईपीओ तो हम बातचीत करेंगे ही। आस्था मैम हमारे साथ मौजूद है, पहले जरा मार्केट पे भी उनका एक व्यू ले लिया जाए। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
आपको तकलीफ दी आज हमने शुक्रवार के अलावा अलग से सोमवार को भी, क्योंकि आईपीओ की बाज़ार वापस गुलजार होना शुरू हो रहा है और आपका स्पेशलाइजेशन है आईपीओ मार्केट्स में, तो उस पर तो हम बात करेंगे ही मैम। लेकिन पहले ज़रा बताइए मार्केट्स को लेकर आप क्या व्यू रख रहे हो, क्योंकि सिचुएशन आज ऐसी है कि एक तरफ रिलायंस और पीएसयू बैंक खड़े हैं और दूसरी तरफ पूरा बाजार खड़ा है। सो ये तेज़ी क्या बनी रहेगी रिलायंस के दम पर, या आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा फिजल आउट होना चाहिए निफ्टी बैंक को? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए रिलायंस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और मैं इसमें जो हम टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं वो 1400 के ऊपर के हैं, लेकिन मीडियम टर्म में, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। सो 1430-35 तक के लेवल्स तक हम मान के चल रहे हैं कि रिलायंस में पोटेंशियल है कि वहां तक एक मूवमेंट दिखा सकता है। सो ये जो तेजी रिलायंस के दम पे जो आज अपन चर्चा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये आगे भी रिलायंस में तो तेजी रहेगी। मार्केट्स की बात करें, बढ़िया पोजीशन में लगते हैं। नेक्स्ट लेवल जिसके लिए मार्केट्स प्रिपेयर हो रहे हैं वो 400 से 23-450 के स्तर हैं। तो हम लोग राय यही दे रहे हैं कि लॉन्ग पोजीशंस में बिल्कुल बने रहें। और आज का जो हाई है स्पेशली 23 माफ कीजिए 24,360 का, अगर वो लेवल कंटिन्यू कर जाता है कुछ समय तक तो 400 के भी दर्शन होते हुए नजर आएंगे। 400 से 450, 400 से 450 की अगर हम बात करें, मार्केट्स अच्छे ही लग रहे हैं। एक ही चीज का बस यहाँ पे एक ध्यान जो रखने वाली बात है, वो जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो अभी इमर्ज हो रहा है, अगर उस फ्रंट पे कोई भी न्यूज आती है तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा सा वो मार्केट को नर्वस कर दे। बाकी मुझे और कोई दिक्कत अभी इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं लगती। और एक चीज़ और आशा मैम, निफ्टी बैंक, क्योंकि कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक में ज़्यादा स्ट्रेंथ है और अब जो तेज़ी है वो पीएसयू बैंक की तरफ से आ रही है, सो इसको आप कैसे देख रहे हो? निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है 56,000 अगेन रीटेस्ट करेगा। 55,467 के आसपास चल रहा है। 56,200 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे आउटराइटली दिखते हैं। सो निफ्टी बैंक भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपने पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जहाँ पे तेजी कैरी हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग लाइक आईसीआईसीआई बैंक भी हमारी टॉप पिक में बना हुआ है। तो आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक साइड पर यहाँ पर बना हुआ है। पहले भी आसाम की तरफ से रिलायंस टॉप पिक पे और या आईसीआईसीआई बैंक पे पहले भी कई बार चर्चा हुई है। सो एक बढ़िया तेजी वहाँ पर देखने को मिली भी है। अब बढ़ते हैं अपने एक और सेगमेंट की तरफ, वो है वाह क्या आईपीओ। वाह क्या आईपीओ है। तो 4 महीने बाद आज ये हमारे डायरेक्टर साहब ने स्टिंग चलाई है, बहुत लंबे अंतराल के बाद। आशा मैम कैसा लग रहा है? 2025 का पहला आईपीओ आया है, नंबर भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत छोटा आईपीओ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा आईपीओ भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक नंबर है। कैसा लग रहा है आईपीओ मार्केट को दोबारा वापस गुलजार होते हुए देखते हुए? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मैं इतने सालों से ट्रैक कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा ये एक लग रहा है कि वापस से आईपीओ में एक स्टार्ट हुआ है, जो एक स्पीड आई है। बट एक ही चीज मुझे लगती है कि मार्केट्स में अभी और अच्छी एक तेजी बनी रहे और कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू ना हो, तो ये डेफिनेटली मार्केट जो आईपीओ मार्केट है या फिर हम प्राइमरी मार्केट जिसे बोलते हैं वो भी आगे और फलता फूलता नजर आएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है और एक ये सिग्नल होता है कि यस कैपिटल मार्केट्स में वापस से बाहर लौटी है अगर आईपीओ वापस आने लगते हैं, क्योंकि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हमने फरवरी और मार्च में तो काफी सूखा देखा था, अगर स्पेशली मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात करूं तो अच्छा शुरुआत है। आशा मैम 2 साइन है, पहला तो एक एफआईज लौट के आए, 8 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और दूसरा आईपीओ मार्केट भी आनी शुरू हो गई। सो मान के चले क्या कि जो इस फाइनेंशियल ईयर में हम एंटर करे हैं तो नोट जो है वो थोड़ा बेटर है कंपेरेटिवली लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से? डेफिनेटली बिल्कुल अभी नोट बेटर है, लेकिन मैं वापस से वही चीज बोलूंगी, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ज्यादा संभल जाए तो फिर मुझे लगता है, क्योंकि एक नर्वसनेस का दौर हमने उसको लेके फ्राइडे के मार्केट्स में देखा था, जिस तरह से मार्केट्स में एक बार थोड़ा सा वीकनेस आई थी, तो बस वो एक जो हैंगओवर है वो हट जाए तो फिर मुझे लगता है कि बिल्कुल मार्केट्स और भी अच्छी तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डॉलर इंडेक्स की जो ये गिरावट है ये इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चलिए अब आते हैं जरा आईपीओ के ऊपर। एथर एनर्जी का आईपीओ खुला है आज से। ये पहले बेसिक डिटेल्स आपकी आईपीओ के सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ आज से लेके 30 तारीख के बीच में खुला रहेगा। 46 शेयरों का लॉट साइज है। 304 से लेके 321 रुपए का प्राइस बैंड है, जिसमें 2,980 या 81 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाए जाएंगे। और इसका भी फर्दर बाइफर्केशन आपके सामने कि 2626 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है और 355 करोड़ रुपए मोटा मोटा ये ओएफएस है। 6 मई को इसकी लिस्टिंग होगी।
आईपीओ यानी कंपनी जो है इस रकम का इस्तेमाल करेगी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने को लेकर भी, साथ ही साथ अपने नए आर&डी यूनिट्स के एक्सपेंशन को लेकर भी, और उसके अलावा नए प्रोडक्ट की स्केल अप करने को लेकर भी। कंपनी को 2013 में आईआईटी के फाउंडर्स ने फॉर्म किया था और अच्छी सिचुएशन के तौर पर देखी गई है। कंपनी में कई सारे बड़े निवेशकों के निवेश भी है, इसमें हीरो मोटोकॉर्प बैठा हुआ है, साथ ही साथ जीरोधा के जो फाउंडर हैं वो भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, 5% का स्टेक उन्होंने भी ले रखा है। रेवेन्यू वाइज तो ये कंपनी ठीक कर रही है, लेकिन हाँ लॉसेस ज़रूर आए हैं। हालांकि लॉस को इस कंपनी ने रिड्यूस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आस्था मैम, बेसिक डिटेल के बाद अब आपने तो इसको डीपली खंगाली लिया होगा, सो अब आप बताइए कि आईपीओ की सिचुएशन कैसी है, क्या है ये आईपीओ, क्या पढ़ा आपने, क्या समझा इस आईपीओ को लेकर? जी बिल्कुल, 2013 में ये ईथर एनर्जी जो एस्टेब्लिश हुआ, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में है। और देखिए मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा रिसर्च ज्यादा डीप की, क्योंकि ये इस मार्केट कंडीशंस में ये आईपीओ आया है। एक तो एक मार्केट जहाँ पे यूफोरिया होता है, वहां पे जब आईपीओ आते हैं तो मोर और लेस सक्सेसफुल लिस्टिंग दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट कंडीशंस थोड़ी अलग है, तो बहुत सोच समझ के इस पे बातचीत करनी रहती है और एनालिसिस करना रहता है। इनफैक्ट मैंने काफी यहाँ पे ग्राउंड जिसे हम कहते हैं चेकअप भी किया। सो अब मैं अपना यहाँ पे एनालिसिस देती हूँ। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, स्पेशली दो प्रोडक्ट्स है, एथर 450 एंड एथर रिस्टा करके। तो ये जो एथर रिस्टा है, जो कि एक फैमिली स्कूटर के तौर पे कंपनी ने लॉन्च किया था 2024 में, इसमें काफी काफी ट्रैक्शन आ रहा है। इनफैक्ट मैंने ऑन ग्राउंड जो डीलर्स से भी बात किया, तो एथर का जो एक कंपैरिजन है ओला से अगर मैं करूं, तो एथर स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, इनोवेशन एंड इट्स आर&डी। इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इनोवेशन ये लोग करते रहते हैं, आर&डी पे काफी ज्यादा फोकस है, जो अपने आप में बताता है शायद 46% जो इनका टोटल पार्ट है वो तो आर&डी को ही कंट्रीब्यूटेड है। सो आर&डी पे काफी फोकस है। अब अगर मैं ओला की बात करूं, तो ओला में बैंडविड्थ काफी अच्छी, क्योंकि प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं ओला के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओला का ज्यादा अच्छा है। और देखा जाए तो बैलेंस शीट की पोजीशन थोड़ी बहुत, क्योंकि एथर अभी डेवलपिंग स्टेज में है, थोड़ा सा स्लो डेवलपर है, तो उस हिसाब से ओला का बेटर है। तो इन दोनों को भी मैंने कंपेयर किया, ऑन ग्राउंड भी मैंने चेक किया। देखिए ये कंपनी में मुझे इनके जो ये नए प्रोडक्ट आए हैं उसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म, अगर ये प्रोडक्ट रिस्टा जो है इसका, क्योंकि काफी अच्छा ट्रैक्शन है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन मार्केट में ले रहा है और कंपनी हाई बेट कर रही है। अब आप इसके कारण देखिए, इस रिस्टा प्रोडक्ट की वजह से इनका जो मार्केट शेयर है उसमें इंक्रीज आ गया है। तकरीबन 11% तक के मार्केट शेयर इन्होंने बताए थे दिसंबर तक के, जो आरएचपी में डेटा लिए, लेकिन लेटेस्ट जो वाहन डेटा हम लोग पोर्टल पे देखते हैं उसके हिसाब से इनका मार्केट शेयर शायद, जहां तक मैं सही हूँ, वो बढ़ गया है 11-12% से तकरीबन 13-14 या 15% तक हो गया है। तो रिस्टा का बहुत अच्छा यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस आ रहा है मार्केट में, कंपनी उस पे हाईली बेट कर रही है। काफी सारे जो फ्रेश प्रोसीड्स है उसमें डेट रिपेमेंट भी होगा, केपिक्स वगैरह भी ये लोग कर रहे हैं, तो वो भी काफी ज्यादा कंपनी को यहाँ पे एक मजबूती प्रदान करेगा। एक और चीज है, BOM, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट, जो है कंपनी की, वो काफी कम हो गई है, और उसकी वजह से हमने देखा है कि ग्रॉस मार्जिन्स में भी कंपनी के एक इजाफा हुआ है। ऑल्दो इबिटा लेवल पे अभी भी लॉसेस में है, नेट प्रॉफिट लेवल पे लॉसेस में है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े हैं। तो काफी सारे मिक्स फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये आईपीओ तो अच्छा है, लेकिन एक ही कंसर्न लगा, वैल्यूएशन। क्योंकि एक तो देखिए सुमित जी, मार्केट कंडीशंस किस तरह की हैं, तो उसमें इन्होंने जो वैल्यूएशन किया है, दो पैरामीटर्स पे देखा है, प्राइस टू सेल्स और ईवी बाय सेल्स। दोनों पैरामीटर पे ये ओला के बराबर है या ओला से ज्यादा है। इस मार्केट कंडीशन में वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट अगर और रहता, तो ये बहुत अच्छा एक आईपीओ हो सकता था, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस अभी भी हम नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से आउट ऑफ वुड्स हैं। कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पे कोई भी डेवलपमेंट हुआ तो वापस से एक नर्वसनेस हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है, और ये फैक्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते। फ्राइडे वाज द क्लासिक एग्जांपल। तो इन सब पॉइंट्स के मद्देनजर हमारे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस आईपीओ में लगाना, अगर रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि एक रिस्की बैट हो सकता है अभी लगाना। बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं, वैल्यूएशन ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए हमारी तरफ से सलाह यही है कि रिस्की बैट हो सकता है इस आईपीओ में लगाना, इसीलिए अगर रिस्क लेना हो तो लगाइए, नहीं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद अगर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी हमें ठीक लग रही है, ग्रोइंग फेज में है, और आने वाले 2-3 क्वार्टर काफी निर्णायक होंगे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी बहुत हाई है। देखिए बजाज का जो चेतक है सुमित जी,
वो अभी भी टॉप नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में। लेटेस्ट वाहन पोर्टल के डेटा को भी आप देखेंगे, फॉलोड बाय टीवीएस और फिर ओला। तो चौथे नंबर का प्लेयर है। तो चौथे नंबर का प्लेयर है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अच्छी है। और एक और चीज जो निकल के आ रही है कि होंडा वो भी अब अपना नया एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करने में है। एंट्री लेवल लॉन्च हो चुका है 3-4 महीने में, और एक अच्छा प्रोडक्ट वहां से आएगा। तो ये कंपटीशन भी कंपनी कैसे फेस करेगी वो भी देखने वाली बात है। तो काफी सारे फैक्टर्स को मिला के इसी निर्णय पे पहुंचे हैं। एक रिस्की बैट हो सकती है इस आईपीओ में लगाना, इसलिए बहुत रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो तो देखिए, नहीं तो रहने दीजिए। इशू की लिस्टिंग के बाद इसमें कोई निर्णय लीजिए। तो आशा मैम, दो चीज़ें पूछूंगा। इस कंपनी में जी होंडा हीरो मोटोकॉर्प का भी स्टेक है, करीब करीब राइट 40%, 40% प्लस स्टेक उनका है इसमें। और उन्होंने अपना स्टेक पिछले साल और बढ़ाया है, 2-2.5% स्टेक उन्होंने और बढ़ाया है। प्लस जीरोधा के जो फाउंडर्स हैं उनका भी करीब 4-5% के आसपास का स्टेक है, और ये दोनों ने स्टेक अपना हाल में ही बढ़ाया है। वहाँ स्टेक खरीदने के बाद से लेकर अब तक वैल्यूएशन डबल हो गए हैं। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा, अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के नंबर देखें तो रिटेल ऑलरेडी आधा सब्सक्राइब कर चुका है इसको, और एम्प्लॉय ऑलरेडी 1.5 गुना सब्सक्राइब कर चुका है। सो ऐसा क्या रिटेल और एम्प्लॉय देख रहा है जो इंस्टीट्यूशन नहीं देख रहा है अभी? देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ 39% हीरो मोटोकॉर्प का माफ कीजिएगा, प्री इश्यू स्टेक था, जो हाँ। कि पोस्ट इश्यू के 31% हो जाएगा। तो एक चीज है। दूसरा, हीरो मोटोकॉर्प के साथ इनका अरेंजमेंट तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वैसा कुछ इतना बड़ा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि हीरो इज सिंपल इन्वेस्टर इन द कंपनी, क्योंकि उसके भी खुद के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो एक चीज वो है कि यस, हीरो ब्रांड इनके साथ है, एज अ इन्वेस्टर वो ज्यादा है, तो वो एक चीज लगती है। और दूसरा, रिटेल की तरफ से जो ये आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि एक रिस्क टेकर है। मैंने आपको फिर बोला, कंपनी में कोई इतनी बड़ी नेगेटिव चीज नहीं है। देखिए, लॉसेस है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी भी कंपनी को अगर हम सिंपल इसलिए नकार दें कि ये लॉस मेकिंग है, तो शायद कभी जोमेटो में लगाते नहीं, या स्विगी में जो इनिशियल गेन हुआ, बाद में मैं मानती हूँ कि फॉल हुआ, लेकिन जो इनिशियल गेन, और रिटेल, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर इनिशियल गेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो उन्होंने तो वहां पे भी गेन्स उठाए हैं, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो। कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। ओला में भी इनिशियल गेन्स हुए हैं, क्योंकि ओला की लिस्टिंग भी ठीक हुई थी। तो वो एक फैक्टर हो सकता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ड्राइव कर रहा है, और रिस्क टेकिंग उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक बोलते हैं ड्राइव कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज में थोड़ा इस बार मैं कंजर्वेटिव जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स का यहाँ पे मिला जुला एक हमें देखना पड़ेगा। और एक चीज जरूर आप ये मानिए, करंट मैक्रो सिचुएशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है। कोई भी अगर न्यूज आ गई बाय चांस, क्योंकि 6 मई को आपने बोला लिस्टिंग है, उसके बीच में, तो मार्केट मूड और माहौल उस टाइम जिस तरह का होगा, वो एक लिस्टिंग पे असर डाल सकता है। हमें वो फैक्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और फैक्ट है कि अगर बहुत ज्यादा ये सब्सक्राइब नहीं होता है, तो फिर एक थ्योरी भी चलती कि माल, जैसे हम बोलते हैं कि स्टॉक एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आता है, तो वहां पे फिर बेचने के लिए वो लोग लिस्टिंग लेके दिन आते नहीं है, तो भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव होती हैं। लेकिन मैंने वहां भी कैलकुलेशन किया, सुमित जी, कितना इसमें ऊपर का पोटेंशियल है। मैंने जो कैलकुलेशन किया, मेरे हिसाब से एट द मैक्स, अगर ये बहुत अच्छा लिस्ट हो गया, सब कुछ रोजी रहा, मार्केट बहुत अच्छे रहे, और आगे का फ्यूचर विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगी, और लिस्टिंग भी अच्छी हुई, तो 10% का अपसाइड लगता है। तो क्या उस 10% मैक्सिमम अपसाइड की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या उस 10% के अपसाइड के लिए अभी रिस्क लेना है, वो भी एक सोचने वाली बात है। तो इन सब पॉइंट्स को जो मैंने एक कंक्लूड किया, तो मैंने यही फिर यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन, मैंने मेरा नोट भी बनाया है जो हमने हमारे क्लाइंट्स में दिया है। यही बोला गया है कि अगर रिस्की बैट हो सकता है, वैल्यूएशन के फ्रंट पे पूरा लिया है, और मैक्रो सिचुएशन को देखते हुए करंट एनवायरनमेंट में इसमें लगाना रिस्की हो सकता है। तो आशा मैम, मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूँ मार्केट में, और मैं इसके आईपीओ को अप्लाई करना चाहता हूँ। सो अब मेरे लिए 2 विकल्प खुलते हैं। पहला, लिस्टिंग पे निकलना, दूसरा, लंबी अवधि के लिए रखना। आप क्या राय दोगे? देखिए, वो डिपेंड करेगा लिस्टिंग कैसी है। जैसा मैंने आपको बोला, मैं 10% अपसाइड तक का इसमें एक पोटेंशियल मानती हूँ इन एनी केस। उसकी वजह से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लगाइए 10% का रिटर्न मिलेगा, मैं क्लियर करती हूँ। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं, तो सब तरह के प्रोज एंड कॉन्स
देख के कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आज मैं कोई बात बोल रही हूँ तो वो उल्टी कब पड़ेगी, जबकि प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो कहाँ तक के प्रीमियम की लिस्टिंग हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो वहां पे जो मेरा वैल्यूएशन आ रहा है तो वो 10% अपसाइड तक आता है। तो किसी भी वजह से अगर आप एक एग्रेसिव है इन्वेस्टर है और लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 10% तक पे ये लिस्ट होता है किसी भी वजह से, अगेन ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है या कोई एस्टिमेशन नहीं कर रहे, जस्ट एक हम बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसमें रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि होंडा की तरफ से भी लॉन्चेस आएंगे, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को ये कैसे फेस करते हैं वो देखना जरूरी है। बट कंपनी का जो रिस्टा है वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में काफी काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन गेन कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे काफी काफी पॉजिटिव साउंड कर रही है। तो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो उम्मीद है ऐसी कि शायद 10% आ सकता है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए, हाँ, रही बात मध्यम से लंबी अवधि में, सब कुछ अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, कैसी अर्निंग्स रहती है, कैसी सिचुएशन रहती है। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक रिस्की ट्रेडर्स अगर इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक राय आस्था मैम ने आपको दी है, कड़ा नोट आपके सामने रखा है और सारे आंकड़े, सारे पैरामीटर भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। आस्था मैम, एक और सवाल से जुड़ा हुआ, मैं एक ट्रेडर हूं जो एथर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एथर की तर्ज पर मैं हीरो मोटोकॉर्प में पैसा डालना चाहता हूं क्योंकि वो इसके पेरेंट भी हैं या उनके अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है इनका। सो अगर एथर सब्सक्राइब होता है तो हीरो मोटोकॉर्प के पास एक 12,000 करोड़ की कंपनी का 30 से 35% के आसपास का स्टेक होगा। सो ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को और बढ़ा कर देगा। सो क्या मैं हीरो मोटोकॉर्प में पैसा डाल दूं? वैल्यू वाइज भी बेटर है। देखिए, मैं फिर ये बोलूंगी कि ठीक है, ये सब गणित की वजह से प्रमोटर को फायदा होगा और आप उस हिसाब से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर जाना है तो अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जाना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन इनके साथ। और मैं वापस बोलती हूँ, यहाँ हमारी रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की नहीं है, क्योंकि हम वापस यही बोल रहे हैं एक रिस्की बैट हो सकता है। सो उसी हिसाब से सबको रिकमेंडेशन यही है कि आप इशू एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद इसको कंसिडर करें। हमने एट हेम सिक्योरिटीज हमारे क्लाइंट को यही एक रिकमेंडेशन दिया है। It can be a risky bet, so wait till listing and then deploy the funds. ओके, वही तो चीज मैं मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, सब्सक्राइब की राय नहीं है, लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए क्या करना है। नहीं, लेकिन आशा, मेरा सवाल था कि क्या हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा बेटर नहीं है बेट करने के लिए? नहीं, फिर अगर बैट ही करना है तो मैं फिर जो टॉप नॉच कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल स्पेस में, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला, बजाज के पास जो उनका चेतक है उसका सेल्स आउटस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में मैं आईसी स्कूटर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ईवी पे भी कंपेयर करूँ तो बजाज इज अ बेटर चॉइस फॉलोड बाय टीवीएस। तो फिर वहां पे आप नजर बना सकते हैं। टीवीएस के साथ एक ही इशू है, वैल्यूएशन बहुत बहुत महंगा कमांड करता है, बट टीवीएस के जो फीचर्स हैं, जो उनकी गाड़ी के फीचर्स हैं, वो इतने अट्रैक्टिव हैं जुपिटर के अंदर भी कि कस्टमर्स काफी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ से। ये मेरा एक ऑन ग्राउंड जो रिसर्च मैंने की उसका एक एनालिसिस। मैम, चला भी रहे हो क्या आजकल आप? नहीं, मैं चलाती हूँ, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों ड्राइव करती हूँ, बट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स नहीं करती हूँ, आईसी स्कूटर्स। मुझे लगा आपने ले ही लिया टीवीएस का स्कूटर, इसीलिए आपको ज्यादा पसंद आ गया। एक्चुअली ये एक आईपीओ मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था एनालिसिस करना, क्योंकि कुछ बातें बहुत अच्छी लग रही थी और कुछ बिल्कुल नहीं। तो काफी इन डेप्थ रिसर्च की, हो सकता है कि हमने जो रिसर्च की उसके हिसाब की लिस्टिंग भी हो ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सेफ प्ले करते हुए और कंजर्वेटिव रहते हुए इसको रहने ही दें तो ज्यादा बेटर है। नहीं मैम, आपने बोल दिया तो वही होता है, आमतौर पे हम देखते भी आए हैं। आप आस्था मैम आज हमारे साथ जुड़े, आपने अपने रेगुलर डे से अलग हमारे लिए टाइम निकाला, आधा घंटा, और हमारे को एथर को लेकर सब कुछ समझाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और आईपीओ पर पूरी तरह से क्लैरिटी देने के लिए। तो एथर का जरा जाने से पहले आस्था मैम का ये कहना है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप रिस्की इन्वेस्टर है तभी निवेश करिएगा, वरना लिस्ट होने दीजिए, सेटल होने दीजिए, वहां पर निवेश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ब्रोकरेज के जो नोट हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह के ब्रोकरेज हाउसेस के नोट हैं। कुछ ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, कुछ ने नॉन रेट करा है स्टॉक को। बजाज ब्रोकिंग की सब्सक्राइब है, वेंचुरा की सब्सक्राइब है, अरिहंत की सब्सक्राइब है, सुशील फाइनेंस की सब्सक्राइब है, एलकेवी फाइनेंस की सब्सक्राइब है। ये 5 ब्रोकर्स जिनकी तरफ से सब्सक्राइब के नोट आए हैं। कुंवर जी की सब्सक्राइब है, एसएमसी ग्लोबल की कोई रेटिंग नहीं है, आईडीबीआई कैपिटल की कोई रेटिंग नहीं है और आईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी कोई रेटिंग नहीं है। एंड अब हेम सिक्योरिटीज़ की तरफ से आस्था मैम को भी आपने सुन लिया, वहाँ कोई रेटिंग नहीं है। अगर आप चाहें तो लिस्टिंग पर आप
काम कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई रेटिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आपसे हम लिस्टिंग पे बातचीत करेंगे, किस तरह की लिस्टिंग होती है उसके हिसाब से भी। तो फिलहाल अब हाँ मैम 100% 10% ही होगा, टेंशन मत लो। अगर बेस्ट भी हुआ तो भी 10% होगा, आपने बोल दिया वही होना है यहाँ पर। तो देखिए हमारी रिसर्च के बेसिस पे है, ये सिर्फ हम लोग जो फाइनेंशियल्स के बाद वर्कआउट करते हैं उसके बेसिस पे, और ये मार्केट में 100% सुमित जी कोई भी राइट नहीं होता, बट पूरी कोशिश रहती है कि जो भी एनालिसिस आ रहा है अगर वो उल्टा भी पड़ा तो अपसाइड ही डाउनसाइड क्या रिस्क रह सकती है वहां तक वर्कआउट करने की। चले मैम, क्योंकि ये साल का पहला आईपीओ था तो इस पर बात करनी भी ज़रूरी थी और डिटेल में बात करनी ज़रूरी थी, जो हमने की भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब वाह के आईपीओ को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और साथ साथ हेलो मनी 9 को भी यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार। हेलो मनी 9।